दिखे तो बताना आप लोग। दिख रहा है सर। ऑलराइट। ओके, जस्ट एक सेकंड चेक कर लेते हैं स्क्रीन का क्या सिचुएशन है। आई मीन रिकॉर्डिंग का कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होता। फाइन। ओके, सो where we were till here. Okay, this is pretty much covered. Okay, we'll move forward, and today's discussion is inflation. All right, तो कोई किसी कोई डाउट यहाँ तक? एवरीवन, राहुल से तो पूछ लिया पर्सनली, जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे। इस टॉपिक में किसी कोई डाउट? नो नेशनल सर। इनकम आवाज कम सर। आ रहा है। नो सर। सर नो हाँ, सर तबीयत खराब है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, फाइन। सो नेशनल इनकम prelims point of view, MCQ mains point of view, आप लोग आंसर यू कैन राइट नाउ आंसर, आई मीन बेटर आंसर फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर क्वेश्चन आता है तो मतलब कंफर्टेबली आप फील कर रहे हो ना इस टॉपिक में? कोई है ना आपका, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रू फॉल्स होगा नहीं होगा? कोई ये तो बता दो, कोई टॉपिक है तो कवर कर दूंगा, अदरवाइज हम लोग जाएंगे इन्फ्लेशन की तरफ। सर ये उसमें जो डीडीपी है वो सर क्या बताया था उसको? डीडीपी इज नथिंग बट आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेशनल इनकम है। आई मीन नेशनल इनकम बोल रहा हूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो काउंट करोगे, जैसे स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी डोमेस्टिक तो प्रोडक्ट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ओके सर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हर लेवल का हमने देखा है ना। जैसे कि स्टेट का अपना हो गया, स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेट जीडीपी को रहता है, जहाँ पे वो जीएसडीपी। हाँ जीएसडीपी हो गया। अगर डिस्ट्रिक्ट का निकालना है तो डीपी, है ना, सेम रहा डीपी। ओके, दिस इज changed. Okay, fine. So no problem, right? Everyone is okay, comfortable with this topic, national income? एक बार loud and यस clear सर। बोल दीजिए। Okay. यस सर। So now our next topic is inflation, मतलब महंगाई। आज हिंदी मीडियम वाले एक भी नहीं आए क्या? ओके, महंगाई। ऑल राइट। सो नाम से ही क्या लग रहा है, तो हमको एक आई मीन जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर एक आया, वेट शायद विक्रम में आया होगा, आई गेस। ऑल राइट, फाइन। सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? जीडीपी डिप्लेटर। ओके, और जीडीपी डिप्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है और हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसी को हम थोड़ा सा और आगे आज का क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ओके, सो जीडीपी डिप्लेटर का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताइए, क्या हमने सीखा था जीडीपी डिप्लेटर का? और नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। और ये जीडीपी डिफ्लेक्टर का यूज सर इन्फ्लेशन रेट निकालने में यूज करते हैं। ओके, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, रियल राइट? जीडीपी। और रेट है तो डेफिनेटली हम 100, एंड ये हमको क्या दे रहा था? इन्फ्लेशन रेट, राइट? ओके, और इन्फ्लेशन रेट का क्या फॉर्मूला बताया था? ये तो हमारा जीडी मतलब इन्फ्लेशन, आई मीन इन्फ्लेशन रेट का ये फॉर्मूला हो गया ना, है ना? ओके, आई मीन ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हुआ और ये हमें देता है इन्फ्लेशन रेट, है ना? समझे कि नहीं समझे? ये तो कंफ्यूज कर गए, ये तो यहाँ तो देखा था। चलो फिर से मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आप लोग को कंफ्यूज कर जाओगे। मैंने क्या जो चीज आपने बताया सेम चीज लिख देता हूँ। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हमने देखा था, नॉमिनल, है ना, व्हाट इज कॉल्ड जीडीपी अपन में रियल जीडीपी, ओके, इनटू 100। ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है, डिफ्लेटर। ओके, तो और ये हमको देता क्या है? इन्फ्लेशन रेट देता है, महंगाई की दर को देता है।
यही हमने देखा था। तो मैं अगर पूछूं, अगर जीडीपी डिफ्लेटर है, तो मैं अगर आपसे सेम चीज पूछता हूँ कि अगर मुझे नेशनल इनकम का डिफ्लेटर निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, बता सकते हो? नेशनल इनकम का डिफ्लेटर, डिफ्लेटर का मतलब क्या बताया था प्लेन इंग्लिश में, किसी को याद आ रहा है? डिफ्लेटर किसी को? डिफ्लेटर मतलब चेंज, राइट, चेंज। ऑब्वियसली हम अगर जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब चेंज इन जीडीपी, राइट। अगर नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेशनल इनकम डिफ्लेटर मतलब चेंज इन नेशनल इनकम। तो इसका फॉर्मूला कोई बता सकते हो? सेम चीज है, यही चीज है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर आपने सही से समझ लिया है तो नेशनल इनकम का या तो किसी भी का डिफ्लेटर निकाल सकते हो, सेम चीज। आप रिप्लेस कर दो जीडीपी को इनकम से, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल, ये सेम रहेगा। जीडीपी की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर दो नेशनल इनकम से, नॉमिनल नेशनल इनकम अपन में रियल नेशनल इनकम, ये जीडीपी मतलब था, उसको रिप्लेस कर दिया, बात बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। और हमें हमें पता है कि कैसे निकालते हैं ये सब, राइट। नॉमिनल नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, रियल कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि नहीं पता है? यस सर। सभी लोग बोलिए, पता है कि नहीं पता है कि कैसे निकालते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम, कैसे? हाँ, कोई नहीं बोल रहे, बताइए। बेस ईयर पता नहीं है सर, पता? हाँ, पता है। बेस ईयर का यूज बेस करके नहीं ईयर, पता? हाँ, बेस ईयर का यस यूज सर। करके जितना भी हमें और कैलकुलेशन करके आपको इकोनॉमी, एग्जाम्पल जो कैलकुलेट करके दिया था आप लोगों को कि कैसे कैसे निकालते हैं बेस ईयर, जो पेन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, राइट। तो ये हमें सब कुछ देखा था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, राइट। और जीडीपी डिफ्लेटर आपको बताया था कि 3 वैल्यू देता है। क्या क्या दिया, क्या 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 देता था, किसी को याद है? वो तभी तो वहीं से हमको इन्फ्लेशन इक्व इन्फ्लेशन पता चला ना। अगर जीडीपी इक्वल डिफ्लेटर, हाँ, एक सेकेंड इक्वल नेक्स्ट टू पेज, 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। हाँ करेक्ट। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू 1 दिया, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ये 3 वैल्यू हमको देता है जीडीपी डिफ्लेटर, राइट। और इसी को बहुत जगह पे, क्योंकि हमने बताया कि बेस ईयर का क्या मानते हैं, या तो 100 मानते हैं या तो 1, और 100 क्यों मानते हैं हमने देखा था, राइट। तो सिमिलरली या तो इक्वल्स टू 100 हो गया, मतलब 1 को ही 100 मानते हैं, राइट। तो अगर 1 है, इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हुआ। हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, क्योंकि मुझे पता, मैंने आपको बताया कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या देता है, फाइनली इवेंचुअली इन्फ्लेशन की रेट को बताता है, राइट। हम नेक्स्ट टॉपिक ही, हमारा आज का टॉपिक ही यहीं से स्टार्ट होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेफरेंस पॉइंट हुआ, और ये अगर जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हम, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि हमारा महंगाई अभी है, यस और नो। ये हमने देखा था। ये इन्फ्लेशन, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इन्फ्लेशन, ये अगर नीचे है, आई मीन लेस देन, डिफ्लेशन। हाँ, तो वो क्या दिखाता है, डिफ्लेशन, राइट। ये सब हमने देखा था। तो इसी से हम अब आगे बढ़ते हुए हमारा जो सेकंड टॉपिक है उस पे आते हैं, कॉल्ड नेशनल इनकम, सॉरी, नेशनल इनकम बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन। ओके, सो योर सेकंड टॉपिक इज इन्फ्लेशन, महंगाई। ऑलराइट, ओके। तो सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फ्लेशन, ओके, एक फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला शायद अभी काम का नहीं है, कोई बात नहीं। इन्फ्लेशन प्लेन डेफिनेशन किसको पता है, एकदम प्लेन डेफिनेशन। मैं आपको एज ए इकोनॉमी का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ ना, प्लेन, है ना, नॉर्मल, जो भी आम, है ना, भाषा में आप समझते हो, बताओ। कोई आंसर गलत नहीं होगा, सब सही होगा, है ना, कोई गलत नहीं होगा, डरो मत आप। rise in the price of goods and services.
rise in, price of goods, okay, price of goods and services, okay. और कोई डेफिनेशन हो सकता है? और कोई डेफिनेशन हो सकता है क्या? ट्राई ही नहीं करते आप लोग। सही हुआ गलत होगा तो बात की बात है, ट्राई नहीं कर रहे। बोल रहे हैं सर, ट्राई कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, मतलब मजदूरी के कंपेयर में गुड्स एंड सर्विस का जो रेट का जो बढ़ना जो है वो महंगाई कहलाता है। ओके, बेसिकली यू आर सेइंग कि आपका जो इनकम, राइट, इनकम के हाँ, yes, कंपेयर में, है ना, इनकम के कंपेयर में आपके जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विस का, राइट, है ना, दोनों का yes, कंपेयर में, मतलब अगर इनकम अगर जिस रेट से बढ़ रहा है उस रफ्तार से, है ना, उससे ज्यादा रफ्तार से आपका गुड्स एंड सर्विस की प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब आप यही बोलना चाह रहे हैं, करेक्ट? yes सर। ओके, एनी अदर डेफिनेशन? सर कोई भी चीज का मार्केट वैल्यू कम होना, किसी चीज का मार्केट वैल्यू कम होना, मतलब अगर इसको डेफिनेशन में कहते हैं, किसी चीज का मार्केट वैल्यू, किसी चीज का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का, मौद्रिक राइट? मूल्य कम होना सर, गुड्स एंड सर्विसेज का मौद्रिक मूल्य कम होना। हाँ, मतलब मॉनिटरी, है ना, अमाउंट, मॉनिटरी में तो मॉनिटरी वैल्यू ही हो गया, इसका वैल्यू का कम होना। ओके, अभी सबको देखते हैं क्या क्या मीनिंग निकलता है, जो भी आप बोल रहे हो सिर्फ सिंपल मैं लिख रहा हूँ। ओके, एनी अदर? ओके, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो अभी समझते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन सही है ना, ये भी सही है। आप ये भी बोल सकते कुछ हद तक सही है। आपने क्या बोल रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विस का मौद्रिक वैल्यू को कम होना, महंगाई, ये थोड़ा सा मुझे उल्टा लग रहा है। अभी हम इसको स्टार मार्क करते हैं, इस पे आएंगे, ठीक है, इस पे आएंगे हम, पहले हम समझते हैं। तो पहला वाला जो प्लेन है, मतलब तीनों तो प्लेन ही है, तो राइज, मतलब सॉरी, राइज राइज लिख दिया हूँ, राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो एक आईपैड है, ठीक है, आईपैड का मान के चलो आज के डेट में लेट से 35,000 प्राइस है। ओके, अगर ये कल को, या तो मान के चलो आज डेट है कितना, 30 अगस्त, ओके, 2025 को प्राइस कितना, नेक्स्ट अगस्त सितंबर को ना सेम रहेगा, मान के चलो ये हो गया आपके 40 के, तो क्या आप इसको इन्फ्लेशन बोलोगे? है ना, बताओ जल्दी, इतना टाइम मत लो, याद सुनो, क्योंकि देखो इतना टाइम लोगे तो फिर हमारा ऑलरेडी देखो 15 मिनट हो गया ज्वाइन किया हुआ, हम अभी यहीं पे हैं। Yes, सब भी sir. बोलो, हाँ, महंगाई बोलेंगे यस नहीं बोलेंगे? सर। ओके, मैं अगर बोलता हूँ कि चलो फिर अक्टूबर में, है ना, ये हो गया 32 के, ठीक है, फिर तो अभी क्या बोलोगे, है ना, अगस्त में 35, डिफ्लेशन। अच्छा डिफ्लेशन, ओके, डिफ्लेशन बोल दिया आपने, यहाँ पे आपने इन्फ्लेशन बोल दिया, फिर आपका अक्टूबर से नवंबर में जाते हो, है ना, फिर आ गया आपका लेट से वापस सेम प्राइस पे आ गया, है ना, इनिशियल प्राइस पे आ गया, क्या क्या बोलोगे अभी आप? नॉर्मल। नॉर्मल हो जाएगा। देखो, तो इन्फ्लेशन हम जो मापते हैं ना, जैसे जीडीपी हम का एक क्या बोला था कि इन ए ईयर, हम एक ईयर में मापते हैं, जीडीपी मापते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, किसी वर्ष में, तो इन्फ्लेशन भी हम मापते हैं ना, हर मंथ नहीं मापते, मापते हैं, है ना, तो हम जिसको हम लोग बोले आगे देखेंगे, है ना, WPI CPI, राइट, बट इन जनरल, है ना, कहा जाता है कि एक किसी स्पेसिफिक पीरियड पे, है ना, हम हर महीने ऐसा नहीं बोल सकते कि माप सकते हो, है ना, ये मतलब मेजर कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, बट अब ये पे हर महीने पे नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, इसका जो एवरेज प्राइस चेंज आएगा, सबका एवरेज निकाल दो, ठीक है, कितना आता है, जितना भी आता है, हम कैलकुलेशन नहीं करने बैठेंगे, राइट, कितना आता है,
तो हम ये बोल सकते हैं कि अब कितना, अब देखो, अब हम ये तो हमारा क्या हुआ, प्राइस का चेंज हुआ। अब प्राइस का चेंज हुआ इसका मतलब कि हमका कुछ अगर निकालना चाहेंगे तो हम कुछ एवरेज निकल के आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन वो रेट है जहां से जितने भी आपके प्राइस लेवल, ये क्या है, हमारा प्राइस लेवल है ना। ये तो हमारा एक तो बेस प्राइस है, बेस प्राइस हमारा ये ऊपर गया, बेस प्राइस से नीचे गया, है ना, फिर ये ऊपर आया और बेस प्राइस पे आके खड़ा हुआ है अभी 35,000 से 35,000 तक। तो अगर मुझे इन्फ्लेशन निकालना हो तो हम क्या जनरली बोलते हैं कि एक हम एवरेज प्राइस इन एन पर्टिकुलर ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है। मैं आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये गलत नहीं बोला आपने, सबने सही बोला। प्राइस ऊपर गया तो महंगाई। तो अगर आप सिर्फ प्राइस को यहाँ पे देख रहे हैं, एक ही क्राइटेरिया आपका प्राइस है, तो आप फिर कंपेयर आप क्या कर रहे हो, इसी से कर रहे हो, दैट इज बेस प्राइस, राइट। दिस इज नथिंग बट बेस प्राइस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें एक ही प्राइस को नहीं देखना है, क्या देखना है कि हम एक कोई, जैसे कि हमने देखा था बेस ईयर जो हम निकालते हैं रियल जीडीपी, है ना, रियल जीडीपी या तो रियल नेशनल इनकम। तो हमने इसमें रियल निकालने के लिए क्या करते थे, बेस ईयर को फिक्स करते थे, राइट, बेस ईयर। सिमिलरली हमें अब बेस ईयर है तो हमारा 2011-12 चल रहा है, ये तो हम काफी पुराना है, अभी हमारा बेस ईयर भी चेंज होने वाला है ना, उस पर काम चल रहा है। सिमिलरली जब हमें इन्फ्लेशन को भी निकालना हो, दर को किस रेट से, मतलब महंगाई बढ़ रहा है, वी नीड टू फिक्स द बेस प्राइस। ओके, हम देखेंगे आगे जाके, बट अगर अभी सिंपल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन का, क्योंकि ये जो आपने बताया सही डेफिनेशन था, बट आपने एक टाइम के बारे में आपने कुछ जिक्र नहीं किया, है ना, राइट। टाइम फैक्टर आपका मिसिंग है यहाँ पे। अभी आपका क्या है, ये तो मतलब थोड़ा सा अभी मेरे को बिल्कुल अभी बताऊंगा कि मेरे को अपोजिट टाइप का लग रहा है अभी, है ना, क्या बोला आपने, अभी इसको डिस्कस करेंगे। आपने भी टाइम फैक्टर को क्या किया, मिस किया। दोनों प्राइस को आपने कंपेयर कर दिया, बट टाइम को, फैक्टर को मिसिंग कर दिया, राइट। सो अगर हमें निकालना हो या तो डेफिनेशन को सिंपल बोलना हो कि इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का डेफिनेशन परिभाषा क्या दे सकते हो, सिंपल। अब ये इन्फ्लेशन होगा तो कोई रेट पे ही होगा, महंगाई तो दर पे ही मापा जाता है कि 2% से बढ़ा, 4% से घटा, जो भी है आप आए दिन सुनते हो, राइट। तो ये हमेशा एक रेट देता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, इज रेट, और इज द रेट, ओके, इज द रेट एट which the general price लेवल ऑफ, ये गुड्स में भी हो सकता है एंड सर्विस में भी हो सकता है, ठीक है। बताऊंगा अभी। जो भी चेंज हुआ मतलब क्या, यहाँ पे देखो, ये हमारा इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, अगेन ये इंक्रीज हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फ्लेशन, जो महंगाई का जो दर है, मतलब महंगाई क्या है, एक दर है, इज द रेट एट विच जनरल प्राइस लेवल, है ना, जनरल प्राइस लेवल, ओके, ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज्ड होगा। अब लोग बताइए क्या होगा, ओवर टाइम, एक टाइम फैक्टर को अपने में इंक्रीज, हाँ, कितने लोग यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए या तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा, यस, दिस इज द राइट वन। क्योंकि हम तभी तो हम बोलेंगे ना, बेस ईयर जो भी हमारा है ना, ओवर टाइम मतलब किसी एक टाइम के बाद जो प्राइस में हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा, तभी तो हम उसको बोले महंगाई, राइट। ऐसे क्या होगा, मान के चलिए एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, फिर सेम सिमिलर एग्जाम्पल ले लो। जो आपके आईपैड था वो 30,000 में आज के डेट में खरीद रहे हो, मान के चलो आज का रेफरेंस पॉइंट ही ले लो, आज 30 अगस्त का एज ए बेस टाइम और बेस प्राइस, ओके। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। कल के डेट में, है ना, ये आपके मान के चलो अक्टूबर के मंथ में, है ना, सेम आईपैड आपको मिल रहा है 35,000 में, ओके। तो यहां से आपका क्या हुआ, एक आप समझते हो, परचेजिंग पावर, ये क्या होता है, दैट इज नथिंग बट क्रय शक्ति, राइट। कितना आपका शक्ति है किसी चीज को खरीदने का, दैट इज नथिंग बट योर क्रय शक्ति। नाउ
एट टूडेज पॉइंट, है ना, करंट टाइम आपका 30,000 है और ये बढ़ गया, तो आपके परचेजिंग पावर बढ़ा या घटा? अगर ये वाला भी समझ में नहीं आ रहा है तो मान के चलो, अगर प्राइस इसका बढ़ता है तो डेफिनेटली परचेजिंग पावर ऑफ व्हाट, मनी, है ना। परचेजिंग पावर मतलब आपका नहीं बोल रहा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब मुद्रा का जो क्रय शक्ति है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज होगा सर। राइट, आप इसी पॉइंट को बात कर रहे थे, राइट, मॉनिटरी, अब यही बात कर रहे थे, राइट? यस सर, परचेजिंग पावर विल बी डाउन होगा इसमें सर। हाँ, सो दिस इज व्हाट, अगर आपने, आपका पॉइंट यही बोलना था, है ना, भले आपने वर्डिंग को फ्रेम नहीं कर पाया, देन योर आंसर इज करेक्ट। ओके, तो आप सोचो कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट गया, कि जो चीज आपको पहले 30,000 में मिल रहा था आज उसको 35,000 में मिल रहा है। तो इसका मतलब मनी का जो वैल्यू है ना, मनी का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो क्या हुआ? आप लोग सभी लोग बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? इट विल फॉल। ये ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा सर हमेशा। हाँ, क्या चलेगा उसको अब देखेंगे अभी। तो ये फॉल करेगा कि राइज करेगा? परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ऑब्वियसली इट विल बी फॉल। यहां तक समझ में आ गया? इस पॉइंट में किसी को डाउट नहीं है ना? दैट मीन्स, ये सुनो, अब बोलिएगा, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल मीनिंग अगर हमें निकालना हो, जो आपने बताया कि जो मनी है क्या करेगा, लूज करेगा अपना वैल्यू। मनी विल लूज इट्स वैल्यू। मनी हमेशा अपना वैल्यू को क्या करेगा, लूज करेगा, जब भी हमारा महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन विल राइज। सो दैट मीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। यही आप यूं बोल सकते हो कि जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इन्फ्लेशन। यस, क्लियर हो गया? इसीलिए मैं आपको सर बोला। सर इन्वर सर सर डाउट था एक, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना सर? एक बढ़ रहा है तो एक का पावर घट रहा है ना सर? हाँ, सही बोला मैं, इन्वर्सली होगा सर। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट, सही बोला आपने। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप मान के चलो, इसका ये आप देखो, इन्फ्लेशन का अगर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये घटेगा। राइट, ये समझ में आ गया? कोई भी ये सेम चीज एग्जाम्पल ले लो ना, आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, महंगाई बढ़ा था कि घटा था? 30,000 से 35,000 में गया, 30 से 35 मतलब क्या, महंगाई बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो ये आपके परचेजिंग पावर बढ़ा के घटा, घट गया। तो महंगाई बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये ऑब्वियसली बात है, नेचुरल चीज है इन्फ्लेशन का। ओके, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगेन सेम डेफिनेशन, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो एवरेज प्राइस, जो आपका इन्फ्लेशन है इज नथिंग बट क्या है, एवरेज प्राइस राइज और एवरेज इंक्रीज इन प्राइस। एक सेकंड, टाइम पे देखो, नहीं ज्वाइन कर रहा कोई आया, जस्ट सेकंड, कम नाउ, विक्रम, ऑल राइट, फाइन। सो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट योर एवरेज इंक्रीज, मतलब जो एवरेज हो गया, बढ़ गया, एक सेकंड, इन CRES, इंक्रीज इन प्राइस और प्राइसेस। सो दिस इज नथिंग बट योर, प्लेन इंग्लिश में अगर बोला जाए, हम इंक्रीज इन प्राइस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अगेन सेम थिंग, किसी टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपका डेली आप देखोगे कुछ ना कुछ आपका प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है। एंड आगे हम देखेंगे उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, है ना। एक और कॉन्सेप्ट आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सब टर्म अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर एवरेज प्राइस, है ना, जो भी हमारा चेंज हुआ है प्राइस में, एवरेज प्राइस ओवर टाइम, है ना, किसी एक टाइम
पीरियड में, उसी को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। सिंपल मीनिंग है और कुछ नहीं, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, तो अगर हमें रिलेशन निकालना हो, और यू कैन से क्या मीनिंग निकलता है ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन पे, मतलब जो आपका विकास है, डेवलपमेंट है, इन्फ्लेशन है ना। जीडी जैसे हम पढ़ते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हुआ, इतना से ग्रो कर रहा है, इतना परसेंट से ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन इतना परसेंट से ग्रो कर रहा है, राइट। तो आप यहाँ से क्या समझते हो, क्या क्या लग रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अभी, और या तो आप क्या आपको लग रहा है मीनिंग, है ना। दिस इज नथिंग बट योर आर्थिक विकास, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली, है ना। आर्थिक विकास वर्सेस और मुद्रास्फीति में संबंध। ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा सर। मतलब पॉइंट समझ में आया कि नहीं, हम लोग क्या मतलब करने जा रहे हैं इस पे अभी। देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सिंपल, तो अब अगर हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं बोलूंगा, डेवलपमेंट इज ए बिगर कॉन्सेप्ट, राइट। हमने ग्रुप बी में पढ़ के रखा है व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ग्रोथ, है ना। तो हम डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हम क्या बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ का। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सिंपल से पूछ रहा हूँ, ग्रोथ ग्रोथ में बात पे आएंगे। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ कि हमारे लिए महंगाई अच्छा है हमारे लिए, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना, यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इन्फ्लेशन जो महंगाई जो है वो पॉजिटिव, अच्छा मतलब पॉजिटिव है और नेगेटिव है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कितने लोग आंसर कर पा रहे हो इसको, मतलब फिर आप हैं। पॉजिटिव है सर, मतलब इनकम बढ़ रहा है आदमी का, उसी तरह उसका मतलब क्या बोलते हैं, सामान वामान का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है कि उसका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव है मतलब नेशनल के लिए। अभी हमें इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते लगभग 1.5-2 महीना हो गया, तो मुझे लगता है कि आंसर सबको आना चाहिए, मतलब इसका भले गलत हो जाएगा बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई, है ना, गिव ए ट्राई। अभी अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब तो हमने काफी डिटेल से सीखा हुआ है, तो मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि अगर महंगाई बढ़ेगा, आई मीन जो भी हो, बढ़ेगा या घटेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इट्स ए गुड साइन और नेगेटिव साइन, बैड साइन। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रोल पॉजिटिव साइन। इन्फ्लेशन के साथ अगर ग्रोथ होता है तो पॉजिटिव है, अगर अनकंट्रोल के साथ इन्फ्लेशन ग्रोथ करता है तो नेगेटिव होगा। ओके, आपने एक टर्म यूज किया कि कंट्रोल के साथ अगर होता है तो इट्स पॉजिटिव, एंड विदाउट कंट्रोल देन इट्स नेगेटिव। ओके, फेयर इनफ। ओके, विदाउट कंट्रोल। व्हाट अबाउट रेस्ट, कितने लोग, और कोई आंसर। पॉजिटिव होगा सर। विदाउट एनी कंडीशन। ओके, पॉजिटिव होगा बट नो कंडीशन। ओके, फेयर इनफ। बस इतने लोग आंसर कर पा रहे हो, साइलेंट लोग दोनों साइड में है, इधर भी है इधर भी है। ओके, चलो मैं बताता हूँ इसको। हम इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ रेट पे ना, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा, ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट यहाँ पे अगर हम दोनों का रिलेशन निकालने की बात करें, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को मैं सिंपल अगर शॉर्ट में लिखूं, ग्रोथ सिंपली बोल रहा हूँ, ग्रोथ ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अब अगर इतना मैं बोलता हूँ तो अभी आपको कुछ और पकड़ में आया चीज कि क्या अभी भी कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ग्रोथ इज इनवर्स आई मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, जो आपके विकास है मुद्रास्फीति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल देखो, इसका दो एस्पेक्ट को समझो, एक होता है शॉर्ट टर्म या तो शॉर्ट रन में क्या होगा, कम टाइम के लिए, एक होगा आपके लॉन्ग रन के लिए, है ना, लॉन्ग टाइम के लिए। ये दोनों चीज आपको समझ में आना पड़ेगा। देखो, आपने जो पॉइंट ये पकड़ा ना कि कंट्रोल के साथ, है ना,
और हम आगे पढ़ेंगे, एक होता है आपके इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, आगे पढ़ेंगे हम, है ना। तो एक अगर इस फ्रेमवर्क के दायरे में है, मतलब विद इन द कंट्रोल ऑफ दिस फ्रेमवर्क, क्या बोलते हैं इसको, अभी भी नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान के चलो ये कहीं एक लिमिट बता कर देता है, आपका रेंज देता है कि आपका इन्फ्लेशन अगर एक पर्टिकुलर रेंज तक है ना, तो आप सही है, आप विद इन द कंट्रोल हो। अगर उससे बाहर जाते हो लिमिट से, देन यू आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो आपके रिस्क फैक्टर में आ जाएगा, है ना, यू आर रिस्किंग योर इकोनॉमी। ओके, सो नाउ अगर हमारा शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मैं यूं बोल सकता हूँ कि हमारा मतलब इन्फ्लेशन का बढ़ना, ओके, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का होना, इट्स ए गुड साइन। कब? छोटे टाइम के लिए, है ना, छोटे टाइम के लिए। और ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ग्रोथ, अगर आपका विकास होगा तो महंगाई भी होगा, है ना, महंगाई भी होगा, ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, दोनों भाई है। कैसे होगा अभी डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट यह ध्यान रखिए, बिना महंगाई के ग्रोथ नहीं होगा, बिना ग्रोथ के महंगाई भी नहीं होगा, राइट। एक चीज ये क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मान के चलो, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म में क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपका ग्रोथ, आप सोच रहे हो कि मेरा अभी इकोनॉमी का ग्रोथ, अभी हमारा Q4 का रिजल्ट आया है, जो भी आया है छोड़ दो, अगर अभी नहीं पता है तो आप लोग करंट अफेयर्स फ्लो नहीं करते, तो मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि जो 6.7 ना सर, कितना है 6.7। पता नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आया है अभी, मैं अभी फॉलो नहीं किया मैं भी, है ना, अजय तो कल ही तो शायद आया था। तो शॉर्ट रन, हाँ, आज का पेपर में भी देखे सर। हाँ, तो शॉर्ट रन में अगर आपका इन्फ्लेशन, है ना, फॉर एग्जांपल आप ये टारगेट कर रहे हो, क्या टारगेट कर रहे हो कि ये इसको बढ़ा के हमारा 8% हो, 7.5 हो, कुछ भी परसेंट अगर आपका इन्फ्लेशन की महंगाई की दर हो, राइट, तो आप क्या करोगे। तो वहां पे आपका अगर आपने ग्रोथ को टारगेट किया है कि हमारा ग्रोथ होगा, ग्रोथ कैसे होगा बता सकते हो कि ग्रोथ कैसे होगा। मान के चलिए आपने कुछ अभी तक हमने समझ लिया कि ग्रोथ कैसे, मतलब आर्थिक विकास कैसे होगा। मान के चलिए आपका पर कैपिटा इनकम, क्या था, पर कैपिटा इनकम से पहले एक चीज और समझ लो कि आप सोचो किसी भी कंपनी का पूरा इंडियन मतलब इकोनॉमी को मत देखो, आप एक किसी कंपनी को टारगेट करो कि आपने फॉर एग्जाम्पल पेन का एग्जाम्पल लिया, तो पेन बना लो, पेन बना रहे हो आप, पेन का अगर मार्केट में ज्यादा डिमांड बना रहेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेन का सेल कर पाओगे, तो जो पेन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसको क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा, ठीक है। और जब पेन का मार्केट में डिमांड बना ही रहेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सोचते हो कि अगर मान के चलिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कब ज्यादा होता है, अब मान के चलो आज 10 रुपया में प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट काफी मार्केट में इसका डिमांड बना है, सेल काफी हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम मुझे लगेगा कि आप प्राइस हमें बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट। तो 10 से आपने 11 रुपया कर दिया, इसलिए कभी फिर दो कुछ दिन बाद 12 रुपया कर दिया, आपको पता है कि हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट। तो हेंस आपने अब 10 की जगह 11 हुआ, 11 से 12 हुआ, तो आप इसका भी ग्रोथ हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, मतलब इधर से प्राइस का भी जो वैल्यू है ये बढ़ रहा है। मतलब आपका जो हमने ये चीज देखा कि जो आपके परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो घट रहा है ना। प्राइस बढ़ना मतलब क्या, जो चीज आपको 10 रुपए में पहले पेन मिल रहा था, अब 11 का मिला, 12 का मिला। और प्राइस घटता कब है, इसका मतलब क्या मैं बोलता हूँ कि ये जो पेन मेकर कंपनी है जो बना रहा था, ही इज ग्रोइंग, अगर दिस कंपनी इज ग्रोइंग, राइट, ओवरऑल क्या होगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा अपना नेशनल इनकम में, ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो ओवरऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन होगा, जीडीपी में होगा। ये सर ना, यहाँ तक आपने ये सब ने सब देखा हुआ है, राइट, काफी पहले सब डिस्कस किया हुआ था ये, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जो आज भी बोल रहा हूँ ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट विल इम्पैक्ट जीडीपी और नॉट। ग्रोथ जितना ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होगा, तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट को क्या करोगे, कुछ परसेंटेज टैक्स शेयर करोगे, तो जीडीपी का आई मीन गवर्नमेंट का नेशनल का इनकम हो जाएगा। और आपका प्राइस पेन का मार्केट में डिमांड ही नहीं बना हुआ है ना, आपका पेन बिका ही नहीं रहा है, डिमांड ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो हो सकता है कि आप कुछ डिस्काउंट में दे दो, सेल में दे दो, है ना, तो 10 की जगह पे आप 8 पे देते हो, है ना, 9 पे देते हो। दैट मीन्स
आपका वो इन्फ्लेशन भी नहीं रहा, राइट। तो ये वाला पॉइंट कितने लोग समझ पाए कि ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन? समझ पाए? तो नहीं तो फिर दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझे लगता है कि ये समझ में आ जाना चाहिए कि अभी भी डाउट है। ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। समझ में आया या नहीं आया? अनु, समझ में आया कि नहीं आपको? सर आया। विक्रम? सर थोड़ा सा और रिपीट कर दीजिए सर। नहीं आ रहा समझ में? सिंपल चीज, ओके। ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, ओके। ये वाला एग्जांपल से नहीं समझ में आया, ओके। तो मैं सिंपल आपसे पूछ रहा हूं, जस्ट सेकंड, कोई नॉक कर रहा है ना, सेकंड। हाँ, ऑल राइट, ओके। हम कहाँ पे थे? चलो एक एग्जांपल देते हैं कि इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ, राइट, ओके। सिंपल, ग्रोथ का मतलब देखो, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या समझते हो? सिर्फ आपका इस पेन कंपनी का इनकम ही नहीं हुआ, राइट। अगर आपका ग्रोथ होना है, आर्थिक विकास मतलब डेवलपमेंट होना है, तो क्या बोल सकते हो आप? जॉब का क्रिएशन होगा, मोर जॉब्स, जॉब्स का क्रिएशन ज्यादा होगा, लोगों का क्या होगा? इनकम ज्यादा होगा। इनकम मतलब आय बढ़ेगा, राइट। आपका क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, राइट। जब आपका सब चीज, आपको जॉब मिल रही है, राइट। तो आप सोचो, खुद अभी स्टूडेंट हो, है ना। तो स्टूडेंट लाइफ क्या होता है? एक ही कमरे में आप लोग शेयर करके रहते हो, 4 लोग 5 लोग जितना भी हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जॉब हो जाएगा, आप खुद अपना रेंटेड हाउस में शिफ्ट कर जाओगे, कुछ दिन बाद अपना फ्लैट खरीद लोगे। तो हर चीज का लेवल उसमें बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि आपका इनकम बढ़ रहा है, राइट। तो अब इससे क्या होगा? तो जितने लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट के पास क्या होगा? रेवेन्यू है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा? गवर्नमेंट का बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास इनकम आएगा, लोग खर्चा करेंगे। तो दो तरह से खर्चा कर सकते हैं, मतलब एक तो खर्चा जो करेंगे, इसका मतलब आपने कुछ, फॉर एग्जांपल आपने कुछ खरीदा, तो आप टैक्स दोगे उसमें, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, दैट विल एज पार्ट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी भी कहाँ पे जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। इनकम करते हो तो आपका इनकम टैक्स कटेगा, है ना। इनकम टैक्स इज नथिंग बट योर डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। तो ये भी कहाँ पे जाएगा? ये भी गवर्नमेंट के पास जाएगा। हैंस गवर्नमेंट का जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो बढ़ेगा। तो अगर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि, तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये ग्रोथ है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। सबके पास पैसा आ गया, मान के चलो, सब आपके पास है, जितने लोग हम लोग अभी एक क्लास में, सबको जेपीएससी में सबका सिलेक्शन हो गया, राइट। तो जैसे जेपीएससी में सिलेक्शन हो गया, सबके पास पैसा आ गया, तो आप क्या करोगे? सबने रांची में फ्लैट करना, बुक करना शुरू कर दिया। रांची में फ्लैट बुक करना शुरू कर दिया, ओके। फॉर एग्जाम्पल सबका पोस्टिंग रांची में ही हो गया, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं ना। तो रांची में फ्लैट बुक करना शुरू कर दिया, तो फ्लैट का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि सबने है ना, जो जहाँ पे आज की डेट में फ्लैट का मान के चलो, या तो डिमांड थी ही नहीं, या तो डिमांड थी तो किसी एक या दो पे, लेकिन क्या किया? अचानक से अभी हमारे पास मान के चलो 10 स्टूडेंट है, तो 10 ने फ्लैट बुक करना शुरू कर दिया, सबका आपका जेपीएससी में हो गया। तो फ्लैट का ही कंपेयर करो, तो फ्लैट की दाम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। 10 लोगों का डिमांड है, जितने 10 क्या, अगर 10 के ज्यादा, 10 के जगह पे 20 करेगा तो और महंगाई बढ़ेगा। 20 की जगह सेम फ्लैट को अगर मांगेगा कोई तो 40 हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा? अभी अभी समझ में आया कि नहीं आया इस एग्जाम्पल से कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे क्या रिलेशन है? ग्रोथ होगा, तभी तो हम बोल रहे थे कि हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। क्यों, कैसे ग्रो कर रहा है? सब लोगों को जॉब मिल रही है, इनकम आ रही है, लिविंग से बढ़ रहा है। तो और आपने उस इनकम का कुछ शेयर डायरेक्ट टैक्स दिया गवर्नमेंट को, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स दिया, ठीक है। तो सरकार का भी पास पैसा चला गया, है ना।
तो सरकार और अपना ये काम पब्लिक जो भी एक्सपेंडिचर है उस पर खर्चा करेगी, है ना। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट वाला पार्ट छोड़ दो, खुद ये वाला देखो, ग्रोथ का ये देखो, ग्रोथ होने से क्या होता है, ये आपके इन्फ्लेशन होता है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ ग्रोथ इज फास्ट और यू कैन से टू फास्ट, मतलब बहुत जल्दी, is too fast, if growth is too fast, demand will rise, demand will rise, rise quickly, मतलब ये भी फास्ट होगा। अगर ग्रोथ टू फास्ट हो रहा है, डिमांड भी क्विकली होगा, हेंस इट कैन कॉज इन्फ्लेशन। अभी समझ में आया या नहीं आया बताओ? यस सर। आगे समझ में? तो अब मैंने जो, अब यहाँ पे हम आ रहे थे, दो टर्म लिखा कि एक शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग रन में। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, देखो, अगर ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी देर के लिए अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन को गुड माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मार्केट में डिमांड बनी रहती है, मार्केट में डिमांड बनी रहती है। फ्लैट का एग्जाम्पल ले लो, अगर ये फ्लैट का कुछ टाइम के लिए, अगर 5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अगर ये डिमांड बनी है तो अच्छा है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। बट अगर यही कंसिस्टेंटली अगर बढ़ता जाएगा, सबका डिमांड बढ़ता जाएगा, है ना, सालों साल, तो फिर दैट इज बैड फॉर इकोनॉमी। तो शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमी के लिए अच्छा है। क्यों? आपके पास मार्केट में देखो, कोई भी इकोनॉमी चलाने के लिए आपका हमेशा डिमांड और सप्लाई का बने रहना, मतलब संतुलन, है ना, डिमांड एंड सप्लाई का मेंटेन रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी कोई एक चीज भी आपका संतुलन बैलेंस बिगड़ा, देन योर इकोनॉमी इज नॉट इन ए गुड शेप। तो डिमांड भी हो, सप्लाई भी हो, बट इट शुड बी इन बैलेंस। तो आप क्या करोगे, जैसे मान के चलिए सब लोगों को रांची में ही जॉब लग गया, जितने भी जेपीएससी के आई मीन एस्पिरेंट थे, है ना, जितने भी सीट्स था, सबको थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि रांची में, और सबका कंटिन्यूअसली बुकिंग चलता रहा, है ना। मान के लो जेपीएससी साल में 3 बार जेपीएससी ले रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, और 500 सीट का वैकेंसी दे रही है, तो सब लोगों रांची में पोस्टिंग हो रहा है, सब फ्लैट कंटिन्यूअसली बुक करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमेशा आगे देखेंगे हम, एक टर्म आता है फिलिप्स कर्व। ओके, फिलिप्स कर्व, अभी आज हम सारी इसको कवर नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा आगे जाएंगे, बट इतना मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि अगर हमारा शॉर्ट रन में है, शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, तो मार्केट में डिमांड बना रहना, मतलब कि इन्फ्लेशन बना रहना, इट्स ए पॉजिटिव साइन। बट लॉन्ग रन में अगर, ऑब्वियसली शॉर्ट रन में है, इन्फ्लेशन है, यहाँ पे क्या है, दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन धीरे धीरे लॉन्ग रन तक सस्टेन कर गया, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ आपका अनसर्टेन हो जाएगा, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि इट्स ए नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव? क्योंकि आपका प्राइस को स्टेबल होना, एक कॉन्सेप्ट आता है इन्फ्लेशन में, प्राइस स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। ओके, इसीलिए प्राइस स्टेबिलिटी के चलते ही आप देखते हो, है ना, हमारा पढ़ना भी है एक आपके मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, मौद्रिक नीति नाम सुने होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें से आप रेपो रेट वगैरह सब पढ़ते हो, राइट। ये सब टर्म आपको सुना हुआ है कि नहीं सुना है? मॉनेटरी पॉलिसी, इवन की फिजिकल पॉलिसी, आप बताइए कोई सुने हैं कि नहीं सुने हो, मौद्रिक नीति के बारे में जानते हो नहीं जानते हो? तो ये सब क्या करता है? रेपो रेट सुन। हाँ, तो रेपो रेट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी का ही मौद्रिक नीति, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा देंगे आपको, हमारा सिलेबस में है मौद्रिक नीति। ओके, जो आरबीआई लाती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो आरबीआई तो ये क्या करती है, इसी प्राइस स्टेबलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कि प्राइस का स्टेबल करना, ताकि ये बहुत महंगा भी ना हो। तो जो रेट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, उसको हम देखेंगे, है ना। क्वेश्चन भी आता है आपका एमसीक्यू में सबसे, रेपो रेट, रिवर्स रिवर्स रेपो रेट क्या क्या होता है, अभी आगे वो देखेंगे, है ना। तो सीआरआर, एसएलआर, बहुत सारी चीजें होता है ना, सीएलआर, एसएलआर, बट ये अभी इसका डिस्कशन का पार्ट नहीं है। बट फिलहाल जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, हम जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी बोलते हैं, है ना, तो कब आया था, क्यों नहीं, कब नहीं आया था, फर्दर डिस्कशन है आज का, आज ये सब समझ में नहीं आएगा। सबका काम क्या है, एक ही कि प्राइस में स्थिरता बनाना है, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी।
प्राइस स्टेबिलिटी और यू कैन से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, महंगाई को कंट्रोल में रखना। ठीक है, तो आप यूं बोल सकते हो कि आपने सूरज ने जो बोला था कि या तो किसी ने बोला यहाँ पे कि कंट्रोल में रहे, तो कंट्रोल में रहे हमारा तो सही है, नहीं है तो गलत है। गलत इन द सेंस खराब खराब है यार। अगर कंट्रोल में हमारा है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, तो इट्स पॉजिटिव साइन, बट विदाउट कंट्रोल एंड इट्स फॉर लॉन्ग टर्म, सो देन इट नीड सम गवर्नमेंट अटेंशन, आरबीआई अटेंशन, कि हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फ्लेशन सही है या गलत है, तो आपका आंसर होना चाहिए कंडीशनली, कि आप किस टाइप में बात कर रहे हो, शॉर्ट रन में बात कर रहे हो या लॉन्ग रन में बात कर रहे हो, है ना। आपका आंसर है ना ब्लाइंडली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आपको मतलब एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर भी कोई डाउट है तो अभी बताइए कि इन्फ्लेशन सही है कि गलत है, बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट क्या नहीं करना पड़ेगा, छोड़िए, अभी समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों आया सर। सर आ गया। आ गया, राइट एवरीवन, फाइन। तो दैट मीन्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, करना चाहिए, हमें ग्रोथ भी चाहिए, है ना। हमें ऐसा भी नहीं हो, है ना, कि हम इकोनॉमिक में ग्रोथ को बैठा दें, है ना, मतलब ग्रोथ ना हो और महंगाई भी ना हो। मैंने बताया कि दोनों का होना मस्ट है। अगर मार्केट में डिमांड नहीं बना रहेगा तो इकोनॉमिक का सर्कुलेशन जो है डिमांड सप्लाई का, वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ओके, सर्कुलेशन डिमांड सप्लाई, तो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस इज नीडेड, हमेशा एक बैलेंस्ड होना चाहिए। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बाद में देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाद में देखेंगे, है ना, और ये आरबीआई के द्वारा होता है ना, किया जाता है, इसको भी बाद में देखेंगे। ये सब क्या करता है, इसी बैलेंस को अचीव करने के लिए ये सब किया जाता है। ऑलराइट, तो और थोड़ा सा बताते हैं कि जो इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क का टारगेट है कि हमारा महंगाई दर होना चाहिए, ये होना चाहिए 4% ±2%। आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमारा, क्योंकि हमने बताया कि महंगाई कैसे निकालते हैं, महंगाई दर, है ना, इन्फ्लेशन रेट हमको क्या निकाल के देता है, फॉर्मूला भी देखें, कहाँ पे देखें हम, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट, हाँ इन्फ्लेशन रेट, दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन रेट। तो ये परसेंटेज जो है दर, ये अगर दर आपके इस रेंज में फॉल करता है देन यू आर इन कंट्रोल, इसी को हम लोग बोलते हैं यू आर इन कंट्रोल। और ये प्लस, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 4% प्लस माइनस, तो अगर 4+2 कर दो तो ये आपके मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 6% का इन्फ्लेशन तक आपका क्या है, ये आपके अलाउड है एज पर इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी और आईटीएफ, है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। और मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 में 2 गया तो 2%। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा जो इन्फ्लेशन का रेंज होना चाहिए, रेंज कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। यस और नो, एज पर दिस फ्रेमवर्क, यस और नो, यही हुआ ना जी। 4 में एक बार 2 जोड़ दिया यस सर। तो 6 हो गया, 4 में 2 घटा दिया तो 2 हो गया। तो हमारा अगर रेंज है इन्फ्लेशन का, अगर इस रेंज में फॉल करती है तो डायरेक्टली आपसे यहाँ से एमसीक्यू पूछता है ना, कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है कि क्या होता है, तो ये सबको पता होता है 4+-2। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर दिया तो बोल देगा कि रेंज होगा 2 से 6%, या तो लोअर लोअर आपका इन्फ्लेशन होगा 2%, हायर होगा कितना 6%, ये लो साइड हो गया, ये आपके हायर साइड हो गया। यहाँ से एमसीक्यू का भी कोई मतलब बनते हैं इस ये वाला कॉन्सेप्ट से, तो ध्यान रखिएगा आपका रेंज होना चाहिए इन्फ्लेशन का 2 से 6% के बीच में। ओके, सो गवर्नमेंट का क्या एम होना चाहिए, अगर आपको हायर ग्रोथ चाहिए, है ना, तो मेक श्योर करो कि इन्फ्लेशन को मेंटेन करते हुए आपको ग्रोथ को करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ लेता हूँ या तो बता देता हूँ कि अगर आपका इन्फ्लेशन मान, सॉरी, अगर आपका जीडीपी है, वही जो मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट ग्रोथ रेट। हमने क्या देखा, टाइटल क्या दिया कि इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस और एंड इन्फ्लेशन।
राइट। तो अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की कैसे मेजर करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग बट जीडीपी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर जीडीपी 9% से ग्रो कर रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, जीडीपी इज ग्रोइंग विथ 9%, और इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि एक सेकंड लिख देता हूँ कि इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग और इन्फ्लेशन इज विथ 8% रेट। तो आप क्या मतलब इसको कंक्लूड कर सकते हो, आप क्या समझे इससे कि क्या हो रहा है हमारा इकोनॉमी में? क्योंकि यहाँ पे देखो आप क्या समझे इसका मतलब कि जो पीपल है, हम आप, क्योंकि आप जीडीपी कैसे निकालते हैं हमको पता है कैसे निकालते हैं, तो हमें ये बोल सकता हूँ कि पीपल जो है ना अपने आप को ये नहीं महसूस कर पाएगा कि वी आर रिचर, बिकॉज प्राइस इज इक्वली फास्ट, मतलब दोनों क्या है, एक रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ से जो मैंने बताया कि आप जितना कमा भी रहे हो, है ना, आप खर्चा भी कर रहे हो उसी रेशियो पे, है ना, ग्रोथ तो है, इनकम तो है, एट सेम स्पीड, 9%, 8% नथिंग बट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, है ना, एक ही परसेंट का डिफरेंस है। तो जिस रफ्तार से, मतलब ये नहीं बोल रहा कि इनकम है, आपका इनकम है, इट्स गवर्नमेंट इनकम, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना आपने खर्चा किया, है ना, मतलब इनकम आपकी हो रही है, ठीक है, ओके, और वही वही इनकम का पार्ट आपका कुछ चला गया जीडीपी में, रफ्तार तो दिख रहा है, मैं इसलिए क्या बताया, दिस इज नथिंग बट ग्रोथ। तो मैंने कंक्लूड क्या क्या था, ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। ओके, तो ये अगर ऐसा हमेशा बना रहेगा, हमेशा, है ना, कि अगर आपके जीडीपी ग्रो कर रहा है और है ना इन्फ्लेशन ऑल्सो विथ सेम स्पीड, तो इसीलिए आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है ना। 8% इज वेरी हाई इन्फ्लेशन, आप देखेंगे इन्फ्लेशन का बहुत टाइप होता है, बट मेक श्योर करना कि हमारा 2 से कितना होता है परसेंट रेंज में इन्फ्लेशन होना चाहिए, 6%। ये मैक्सिमम है, ये अपर कैप है, ये लोअर कैप है, ऑलराइट। तो आपका क्या होना चाहिए था आइडियल केस में, अगर ये जीडीपी 7% है, ये भी जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ना भी इट्स रिस्की, है ना। मैंने क्या बताया, एक कहीं पे लिखा था, एक एग्जांपल लिखा था, इफ ग्रोथ इज टू फास्ट, मतलब आपका 9% का बता रहा है यहाँ पे, अगर ग्रोथ 9% हो गया, डिमांड क्विकली कॉज इन्फ्लेशन, और यही मैंने देखा कि 8%। तो आपका ग्रोथ भी हो, टू फास्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सस्टेन्ड। समझ में आया बात, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ भी 9% इज डेंजरस। तो अगर आपको पूछा जाए कि एमसीक्यू में, अगर सिंपली कि जीडीपी का बढ़ना, है ना, मैं अगर एमसीक्यू बनाता हूँ आपसे कि चलो बताओ कि द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, ओके, और द हायर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ will lead to, ऐसे इतने काफी समझ में आ जाएगा, will lead to, दे दिया ऑप्शन, ऑप्शन सी डी, है ना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, एक और कोई इन्फ्लेशन का नाम बता दो, कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्या ऑप्शन होगा, सोचिए। अभी जितना मैं बताया, यहाँ से क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने आपको कहानी और प्रैक्टिकल इसलिए बताता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट में फंसो नहीं। जल्दी बताइए आप लोग, क्वेश्चन समझिए क्या लिखा हूं, द हायर रेट, ये क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, समझे। हिंदी विक्रम मैं पूछ रहा हूँ, हिंदी के लिए थोड़ा बता दे रहा हूँ ना, ये क्या है, द हायर रेट है, सोचिए, द हायर रेट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि विक्रम हिंदी में, कि अगर जीडीपी ऊंची दर के साथ अगर बढ़ती है, ग्रो कर रही है, तो वो क्या उसका प्रभाव होगा, क्या महंगाई होगा, है ना, डिफ्लेशन, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, महंगाई नहीं, मतलब उसको अपस्फीति बोलते हैं शायद, है ना हिंदी में, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, महंगाई नहीं मतलब गिरावट हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के भी ऊपर महंगाई, और हेडलाइन इन्फ्लेशन, शायद ये भी नहीं पता आपको, तो बताओ कि अभी क्या होगा। जितने लोग हैं मैं सबसे आंसर चाहता हूँ अभी।
सर इन्फ्लेशन। सोच के बताइए आप। तो एक का आंसर आ गया, एक बोल रहा है इन्फ्लेशन। ओके, सब बताइए क्विकली, सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, बट आंसर कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन से इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। इन्फ्लेशन होगा सोचिए सर। सोचिए। क्या बोला, किसी ने कुछ बोला क्या? आवाज बहुत कम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। इन्फ्लेशन होगा सर, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होगा, ओके, सर मतलब हाइपर इन्फ्लेशन लग रहा है। अच्छा, एक इन्फ्लेशन, एक हाइपर इन्फ्लेशन, ओके। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, सबका आंसर आना चाहिए। जी सर, हाइपर इन्फ्लेशन ही होगा सर। हाइपर इन्फ्लेशन होगा, ओके। सबसे चाह रहा हूँ आंसर, एक का नहीं, दो तीन। अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन में दो लोग आ गया है ना, दो लोग आ गया, ओके। समझ रहे हो, ये सब कॉन्सेप्ट इजी थोड़ी है। और साथ में पढ़ा के क्वेश्चन बना के आपके साथ क्वेश्चन दे दे कि बताइए आप अब क्या होगा। अब मेरे लिए भी इजी नहीं है कि क्वेश्चन को क्विकली फ्रेम करो। मेरा है कि पकड़ है सब्जेक्ट में, इसलिए मैं तुरंत बना के दे रहा हूँ। सब कंप्लीट हो गया भाई जी। अब विवेक नहीं बता रहे हैं? विवेक शांत है विवेक। आंसर इज इन्फ्लेशन, ओके, सिंपल। तो अब सबसे पहले दो लोगों का जो कहा था कि हाइपर इन्फ्लेशन ये क्यों नहीं होगा, है ना? ये तो देखो है, डिफ्लेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? ये तो एक बच्चा भी जानेगा भाई ये कैसे हो सकता है, राइट? ये तो उल्टा ही हो गया ना। तो इस पे चर्चा करना ही हमारा अभी टाइम का वेस्टिंग होगा। सबसे पहले हमारा कंफ्यूजन था इन्फ्लेशन होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन होगा, ओके। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है ना, ये आपका इस लाइक, मतलब इन्फ्लेशन जो नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं है ना, अगर ये हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाए कि एक्सट्रीम कंडीशन में आता है ना। ऐसा भी नहीं है कि हमने एक एग्जांपल दिया कि हायर ग्रोथ रेट, मतलब फॉर एग्जांपल 9%, 10%, 12% की बात करते हैं, वो नहीं होता है। ये आपके होता है एक्सट्रीम सिचुएशन। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि 50% एवरी मंथ, समझ रहे हो? अगर आपका जो इन्फ्लेशन है ये, राइट, और यू कैन से जीडीपी जो ग्रोथ रेट है आपका बहुत 100%। अगर जिम्बाब्वे वाला केस, वेनेजुएला वाला केस अगर पता होगा किसी को, वेने वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में जो आपका आया था केस, मतलब बहुत महंगाई, मतलब तबाही तबाही महंगाई वाली थी जिम्बाब्वे, ओके। यहाँ पे क्या हुआ था, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम हाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, हाइपर इन्फ्लेशन, ओके। और ये आपका सिर्फ जीडीपी अकेले फैक्टर नहीं होता है हाइपर इन्फ्लेशन को डिसाइड करने का। जीडीपी अलोन इज द नॉट ए फैक्टर। सबसे पहली बात तो ये होता है कि जीडीपी अकेले फैक्टर नहीं होता है ना। आगे बताऊंगा मैं, अब आज ही शायद हो जाएगा, आ जाएगा, है ना, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पे। तो ये नहीं होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपकी ये क्यों होगा? अब डिफ्लेशन तो होगा नहीं, हेडलाइन इन्फ्लेशन हम उसको बोलते हैं बेसिकली। ये भी आज ही आ जाएगा, है ना, जो हमारा क्रूड ऑयल का कच्चा तेल है ना, क्रूड ऑयल, और आपके जो फ्यूल से रिलेटेड, ईंधन से रिलेटेड है, राइट, वो आपके जो फैक्टर होता है। बट डायरेक्टली ये जीडीपी में नहीं इम्पेक्ट करेगा। तो ये दोनों तो आपको सिर्फ फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको दिया था, है ना, कंफ्यूज करने के लिए था इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली हाई, नॉट ऑन द रेट ऑफ जीडीपी अलोन, इट विल नॉट डिसाइड, के लिए जीडीपी फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा। हेंस करेक्ट आंसर इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्यों, सोचो। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हायर जीडीपी ग्रोथ मीन्स व्हाट? हायर जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब आप यूं बोल सकते हो कि हमने बताया, इससे में ही एग्जांपल ले लो, कहाँ पे, हाँ, इस जीडीपी हायर ग्रोथ रेट में ज्यादा होगा तो अगेन सेम, मोर जॉब्स, मोर इनकम, मोर गुड्स आप परचेज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सर्विस मतलब ले सकते हो, राइट।
सो ये क्या करता है, इट रेज टू, मतलब जैसे पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये आपके इन्फ्लेशन, राइट। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि हायर ग्रोथ रेट, हम कहाँ पे थे, किस टॉपिक में थे, इन्फ्लेशन। हाँ, मैंने आपको बताया कि 9% इज नॉट बैड, ओके, और नॉट गुड। तो मेक श्योर करो कि एक लिमिट में रहो, है ना, कि ग्रोथ रेट, ताकि अदरवाइज ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन को मतलब ये बढ़ेगा। तो हैंस हमें दोनों चीज देखना चाहिए कि ग्रोथ भी और ये भी क्या, इन्फ्लेशन रेट। ऑलराइट, ओके। चलो अब हम आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन समझ में आ गया, इन्फ्लेशन का ग्रोथ समझ में आ गया, है ना, और दोनों का रिलेशन भी समझ में आ गया, क्या संबंध है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ये चीज, राइट नाउ। तो हमारा, अगर मैं पूछूं कि इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए एंड ग्रोथ कैसा होना चाहिए, मतलब ये सस्टेन होना चाहिए, नॉट टू फास्ट। और ये इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन, है ना, आपके जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, है ना, दैट टू 4 ±2%। यस, दोनों भी, मतलब एक कैप लगा हुआ है ना, इसी कैप के अंदर आपका होना चाहिए। इतना समझ में आ गया तो आपका इन्फ्लेशन आगे और इजी हो जाएगा समझने में, है ना। तो दोनों का होना, इट्स ए गुड साइन, बट शुड बी विद इन द कैप, और इट शुड बी विद इन द लिमिट, और यू कैन से बैलेंस्ड। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक महंगाई को समझने में, जितना अभी तक समझा, मतलब पढ़ाई पढ़ाई क्या आपने, क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ओके। Yes, तो इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, महंगाई को कैसे मेजर करते हैं, और इन्फ्लेशन रेट, क्या जीडीपी इज द, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर इज द एलोन इंडिकेटर और ओनली वे, है ना, जहाँ की हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, आज भी थोड़ा बहुत आपको बताया कि जीडीपी डिफ्लेटर इज द ओनली वन इंडिकेटर और पैरामीटर। क्या हम सिर्फ इसी के, मतलब इसी के वजह से, है ना, आई मीन जीडीपी डिफ्लेटर केवल यही एक अकेला है जिसे हम मान सकते हैं, और देर आर अदर थिंग्स। और सिंपली मैं अगर सिंपली पूछूं कि क्या तरीका है, छोड़ो, फॉर्मूला बताओ कि क्या हो सकता है इन्फ्लेशन का, मतलब प्लेन बताओ, सेम जो आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, एक परसेंटेज वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, वहां पे भी मैं थोड़ा बताया था वो कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बताया था कि प्राइस चेंज और प्राइस इन करंट पीरियड, राइट, और पास्ट को माइनस किया था, करेक्ट, करंट पीरियड माइनस प्राइस ऑफ, और प्राइस इन प्रीवियस, करंटली या बेस। हाँ, बेस या तो प्रीवियस प्रीवियस पीरियड, ठीक है, दोनों का माइनस। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, जगह नहीं बचा है ना। तो अगर इन्फ्लेशन रेट अगर मैं निकालना, मतलब निकालना हो, है ना, मैं अभी कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, क्या यूज नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ना ही जीडीपी डिफ्लेटर यूज कर रहा हूँ, नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर में यूज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं डब्ल्यूपीआई यूज कर रहा हूँ, नहीं, ना ही मैं सीपीआई यूज कर रहा हूँ, नहीं, और भी बहुत कॉन्सेप्ट है, हाँ, तरीका है, बट कॉमनली ये 3 यूज किया जाता है। तीनों में कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या होगा। तो सेम चीज लिखो जो मैं चीज़ लिख रहा था वहां पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्राइस इन करंट पीरियड, सॉरी, करंट पीरियड माइनस प्राइस इन प्रीवियस, ओके, पीरियड, मतलब ये अभी का प्राइस और ये आपके पिछले वाला प्राइस, में दोनों का डिफरेंस अपॉन में सेम। यहाँ बताओ, लास्ट क्लास में पूछा था ये प्रीवियस आएगा करंट आएगा, प्रीवियस। प्रीवियस। सर प्रीवियस। हाँ, प्रीवियस, प्राइस इन प्रीवियस पीरियड, प्रीवियस पीरियड, और दर है तो ऑब्वियसली हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100 आ ही जाएगा। सो इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, डेफिनेटली जो हमने जितना भी एग्जांपल हमें आईपैड का लिया, वो भी अगर आप निकालना चाहोगे तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बट हमें उतना निकालने की जरूरत नहीं होता है ना, क्यों, कमी, हमें इकोनॉमी पढ़ना होता है ना, जस्ट एप्लीकेशन कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं ना।
just we need to learn like how things works in real time. That's how, and this is what we need to. Okay, so basically ये क्या करेगा, एक कंपेयर कर लेगा प्रीवियस, जो बताया कि हम टाइम जो होता है ना, टाइम पीरियड, मैंने बताया कि इन्फ्लेशन को हम एक टाइम फैक्टर में मापते हैं, है ना। सिमिलरली जीडीपी को भी जनरली एक वन है ना, इन ए ईयर, एक साल पे मापा जाता है। सिमिलरली हम इन्फ्लेशन को एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, अब ये अब देखेंगे WPI तो मंथली आपका डेटा देता है, CPI ये भी मंथली देने लगा, है ना। तो अब क्या होता है कि बट एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, तो उसका डेटा को दोनों को माइनस कर दो, प्राइस को अपन में ये कर दो, ये कैलकुलेशन आप निकाल लोगे तो ये आपको दे देगा, ठीक है। और जो प्राइस इंडेक्स है ना, और जो इन्फ्लेशन को, ये बेसिकली एक तरह से ये इन्फ्लेशन रेट हो गया, ठीक है। और इन्फ्लेशन एक्चुअल में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, राइट, वो हम आगे देखेंगे, मतलब किस टाइप का इन्फ्लेशन है, क्या नहीं है ना। देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक प्राइस इंडेक्स होता है, प्राइस इंडेक्स। ओके, अब प्राइस इंडेक्स क्या होगा, है ना। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, सेम आपका जो इन्फ्लेशन स्टैंडर्ड तरीका होता है, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, एक आपके इन्फ्लेशन को मेजर करने का स्टैंडर्ड, है ना, इन्फ्लेशन को मेजर करने का, मापने का, ठीक है। दिस इज डन बाय योर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। प्राइस इंडेक्स इज नथिंग बट व्हाट, एक परसेंटेज होगा, चेंज यही यहाँ से परसेंटेज निकलेगा, राइट। बट उस टर्म को क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स, राइट। तो अभी मैं अगर बताऊं कि व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स कुछ नहीं है, जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट वन इज टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स। हमने जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा, दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स। CPI is nothing but consumer price index, नाम से क्या लग रहा है, CPI stand for what, C for consumer, P for your price, I for what, index. Okay, so this index is nothing but, that's why you see price index, right, consumer price index, that's why we say price index. आगे जाके WPI भी देखेंगे, है ना। WPI अगर देखोगे तो WPI में भी क्या लिखा हुआ है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, so this is nothing but one type of price index. So these all are nothing but price index. तो GDP डिफ्लेटर भी क्या देता है हमें, क्या देता है जी, क्या देता है, प्राइस इंडेक्स। अभी भूल जा प्राइस इंडेक्स, कल तक हमने क्या पढ़ा था, या तो आज क्लास शुरू होने से पहले तक हम क्या जानते थे, जीडीपी डिफ्लेटर में क्या, सर इन्फ्लेशन रेट। हाँ इन्फ्लेशन देता है, राइट, इन्फ्लेशन रेट, राइट। तो इन्फ्लेशन रेट दिया कौन, जीडीपी डिफ्लेटर, बट इट्स ए प्राइस इंडेक्स, दोनों चीज सेम है ना, क्योंकि हम अभी प्राइस इंडेक्स को पढ़ रहे हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज ए प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इज ए प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई इज ए प्राइस इंडेक्स, राइट। कितना समझ में आया कि प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, ओके। अगर आपने इतना समझ लिया तो अब धीरे धीरे हम डब्ल्यूपीआई सीपीआई की तरफ जाएंगे, है ना। तो अब हमने क्या बताया यहाँ पे कि मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन को मेजर करने का, मेजर मतलब मापना, ओके। कैसे हम इन्फ्लेशन को माप सकते हैं, थ्रू प्राइस इंडेक्स, एंड थ्रू प्राइस इंडेक्स, सो वन प्राइस इंडेक्स इज जीडीपी डिफ्लेटर, सेकंड प्राइस इंडेक्स इज योर सीपीआई, थर्ड इज योर डब्ल्यूपीआई, और भी बहुत सारे एक दो हैं, बट दोज आर नॉट दैट मच रिलेवेंट, ओके। So you can ignore that, that is, or I can just simply I can write that, okay, but not that much important. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने प्राइस इंडेक्स समझ लिया कि प्राइस इंडेक्स क्या करता है, क्या करता है प्राइस इंडेक्स, कौन बताएगा प्राइस इंडेक्स क्या करता है, तब तक मैं लिख रहा हूँ इसका, प्राइस इंडेक्स क्या करता है बताइए, अभी बताइए प्राइस इंडेक्स क्या करता है, इन्फ्लेशन मेजर करता है। करेक्ट। ये क्या मापेगा, इन्फ्लेशन को मेजर करेगा, इन्फ्लेशन मेजरमेंट, राइट। और ये हमारा एक हो गया, इसमें प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर बता दिया। दूसरा क्या बताया आपको, सीपीआई, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म क्या बताया, आप लोग बोलते जाएंगे तो चीजें क्लास में ही याद हो जाएगा, आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स, हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट, प्राइस इंडेक्स,
अरे यही प्राइस इंडेक्स को तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, सेम प्राइस इंडेक्स। सीपीआई इज कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, राइट। अब हम लोग जैसे किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो वी आर कंज्यूमर। प्राइस इंडेक्स 3 हो गया। चौथा चीज मैंने जो लास्ट का 2 बताया, दैट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट दैट पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। सेम यहाँ पे भी प्राइस इंडेक्स आ गया। ओके, फोर्थ वन इज वेज इन्फ्लेशन। वेज मतलब कौन सा वेज, जो हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वही वाला। या इस इन्फ्लेशन से भी हम माप सकते हैं, बट इग्नोर दैट, है ना। लिख लो बट हम इसको पढ़ेंगे नहीं, है ना। यहाँ तक भी जनरली लोग यहाँ तक भी नहीं पढ़ता, ये 3 को लोग पढ़ता है ना। बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी नो वी always go into much deeper to the concept, so that's why I explain everything. Okay, excellent. All right, fine. तो अब हम अभी आर्ट में जाए ना, अभी हम ओके। अभी इससे पहले कुछ चीज बता देता हूँ, या इसी को बता देता हूँ ना। राइट, ऑल राइट, क्या बताऊं मैं, या तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बता दूं, क्या क्या बताऊं? बता दीजिए टाइप्स, सर। एक सेकंड में सोच रहा हूँ कि किसको आगे बताऊं मैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को बताऊं या तो पहले टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे आता है। ध्यान रखना कि इतना चीज की प्राइस इंडेक्स होता है। अब हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, हमने इन्फ्लेशन पढ़ लिया, महंगाई तो पढ़ लिया। अब उसमें क्या होता है ना, अब इसमें 2 टाइप से होते हैं, मतलब एक रेंज होता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा परसेंटेज क्या होता है, 4+2% का रेंज में होना चाहिए। अब दैट मीन्स कि हम दर पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, या तो मैं नेक्स्ट में जाऊं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड अपॉन, ये क्या है, दर है, ये इन्फ्लेशन रेट ही हुआ ना, क्या हुआ ये, कि 4% होगा, कि 5% होगा, कि 6% होगा, कि 2%, 3%, ये क्या दिखा रहा है कि आपके इन्फ्लेशन दर। तो हम इन्फ्लेशन को, मतलब ये बोल रहे कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को हम 2 तरीके से माप सकते हैं। एक क्या है, एक तो आपका ये जो दर है, इस दर पे, है ना, बेस्ड ऑन रेट, है ना रेट, और यू कैन से रेट ऑफ प्राइस राइज। रेट सिंपल लिखो, रेट। अब रेट प्लस होगा माइनस होगा मुझे नहीं पता, है ना, बट हम इस बेसिस पे मापेंगे। ओके, सेकंड होगा हमारा, सेकंड टाइप होगा हमारा एक कॉज वाइज, मतलब किस कारण से हुआ है, कॉज वाइज। हाँ, थोड़ा आपको मैं हिंट यहाँ पे दे दिया था। क्या हिंट दिया था आपको, अगर आप देखोगे, आई मीन कि जो क्वेश्चन आपका पूछा था कि जीडीपी फैक्टर अकेले नहीं होता है एज ए कारक फैक्टर इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए। ओके, इसमें जीडीपी इन्फ्लेशन, मतलब जीडीपी अकेले फैक्टर नहीं होता, दैट मीन्स देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, इन्फ्लेशन जिसके कारण से होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर अदर फैक्टर्स, क्या क्या कॉज वाइज, मतलब क्या क्या कारक और कारण हो सकता है, कारण के अनुसार, है ना, कारण के अनुसार हम अभी आपको बताएंगे क्या क्या हो सकता है। बट फिलहाल रेट वाइज देखेंगे, है ना, रेट इन द सेंस कि अगर आप ये नाम सुने होंगे, है ना, कॉज वाइज में कि डिमांड पूल इन्फ्लेशन। अभी बताएंगे आपको क्या होता है डिमांड पूल। ऑब्वियसली हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो ये डिमांड पूल होगा, या तो कॉस्ट पुश होगा, कॉस्ट पुश। ठीक है, ये टर्म काफी कंफ्यूजिंग है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो और कंफ्यूजिंग होगा, तो अभी थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, है ना। और हो सकता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल होगा, अभी रुक जाते हैं अभी ना, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। हम रेट पे आते हैं क्योंकि हम तभी से रेट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि कितना दर होना चाहिए। तो रेट की अगर हम बात करें, है ना, कि बेस्ड अपॉन रेट, कि अगर कोई पर्टिकुलर रेंज पे रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि चलो ये बताओ कि अगर हमारा प्राइस, है ना, 2 से 3% के हिसाब से बढ़ रहा है, या तो पहले लिख ही देता हूँ सबका, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ।
एक नाम होता है क्रीपिंग। क्रीपिंग का इंग्लिश में हिंदी मीडियम क्या होता है जी? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। थोड़ा सा बता दो कि क्रीपिंग का हिंदी क्या होता है, प्लेन इंग्लिश, नॉट इन इकोनॉमिक टर्म। अगर वो समझ में गया तो आपको ये सब समझ में इजी हो जाएगा। मैं आप क्रीपिंग मतलब क्या होता है? रेंगना, पता ही नहीं होता है? अच्छा चेंगना। रेंगना, रेंगना एक होता है, देखो चलना, ठीक है। एक क्या होता है? दौड़ना, दौड़ना। एक क्या होता है? चलने से पहले मतलब ये चलने से मतलब एक, ये आपका स्पीड चलना मतलब कम होगा, और ज्यादा स्पीड हो गया दौड़ोगे आप, और चलने से भी कम स्पीड मतलब क्या होगा? रेंगना। पता है ना जी? ये ट्रॉटिंग, और ये आपका होता है गैलोपिंग। सबका हिंदी मीनिंग बताएंगे, टेंशन नहीं है, ओके। गैलोपिंग, फिर आपको एक बताया था अभी, आज ही बताया था इसको, कौन सा? हाइपर इन्फ्लेशन। ये सब इन्फ्लेशन है, ओके, बाद में लास्ट में ऐड कर लेना। इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये 4 हो गया। और कुछ होता है क्या? हाँ, 4 ही अभी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो सबसे पहले अगर हिंदी अगर समझना है, मतलब इन्फ्लेशन समझना है, तो सबको समझना पड़ेगा। क्रीपिंग मतलब क्या? रेंगना, मतलब धीरे 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 आपका इन्फ्लेशन चल रहा है ना। वो चलने का भी स्पीड उतना नहीं है, समझ रहे हो? तो इसका स्पीड है चाल, अब चलने का भी नहीं है, मतलब स्पीड इज वेरी स्लो एज कम्पेयर टू योर वॉक। वॉक मतलब क्या होता है? चलना होता है, इसीलिए मैंने देखो वॉक पे लिखा, यही चलना, राइट। तो ऐसी मुद्रास्फीति और ऐसी इन्फ्लेशन जो रेंगते हुए चल रही है, हल्का फुल्का हल्का फुल्का, एंड दिस इज इफ योर रेंज इज बिटवीन 2 to 3%। 2 to 3%। क्या है ये क्या है? 2 to 3% ये दर, ये दर की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट। अगर इसमें फॉल कर जाता है तो डायरेक्टली आपका एमसीक्यू बनता है कि अगर मेरा इन्फ्लेशन दर इस रेंज पे है तो कौन सा टाइप का इन्फ्लेशन होगा। या तो उल्टा पूछेगा कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, कि उसका रेंज क्या होगा, समझे? तो दोनों चीज याद रखना है, एक याद होगा दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो क्रीपिंग मतलब रेंगती हुई, रेंगती हुई अर्थ मतलब ये मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं, उसका रेंज कितना होता है? 2 से 3%। और इसी को हम बोल सकते हैं कि सबसे हमारा हल्का मुद्रास्फीति है ना, इससे कम नहीं होता। इससे कम होगा तो फिर आपका इकोनॉमी बैठ जाएगा, यस और नो? इकोनॉमी आपका चलेगा ही नहीं, इकोनॉमी आपका बैठ जाएगा। इकोनॉमी के लिए रन, क्योंकि मैंने बताया कि अगर मतलब अगर 4 ± 2 है, तो दैट मीन्स इसी में आ रहा है ना, इसी रेंज पे आ रहा है, लोअर साइड में 2 से 3% के बीच में। तो हेंस मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द व्हाट यू कैन से सबसे जो माइल्ड फॉर्म है। माइल्ड, माइल्ड समझते हो? बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, माइल्ड मतलब एक तरह से जो आप ये बोल सकते हैं कि सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि which among the following type of inflations are the mildest form of inflation। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्रीपिंग। कितने लोग समझ पाए इसको? कि सिंपल पूछूंगा कि which is the, अपन पूछ सकता है इन्फ्लेशन, ऐसे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आएगा तो यही डेफिनेशन ही सही आता है। आपका डेफिनेशन में पक्का होना चाहिए इन्फ्लेशन से एमसीक्यू। My question is that कि which of the following type of inflation is the mildest form of inflation? Answer should be creeping, and that range is 2 to 3%, and hence it's good for economy। एक जगह वो हो गया क्या? Good for economy। क्यों इकोनॉमी? क्योंकि सबका एक रीजनेबल प्राइस पे बात हो रही है ना। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, अभी बहुत कुछ लिखना होगा इस पे, है ना, एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी बात पहली हो रही है क्रीपिंग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। विक्रम, क्रीपिंग मतलब क्या समझे हिंदी मीडियम? धीरे धीरे। हाँ, माइल्डेस्ट फॉर्म है ना, बीच का माइल्डेस्ट फॉर्म, ओके। रेंज इज नथिंग बट योर 2 to 3% ऑफ इन्फ्लेशन रेट, ओके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी, बट माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट्स गुड फॉर इकोनॉमी।
गुड फॉर इकोनॉमी। तो अगर आप सिंपल फिर से पूछ लिया जाए ये चारों ऑप्शन देके कि व्हिच इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, which type of inflation is good for economy? क्रीपिंग इन क्रीपिंग हो Inflation. जाएगा। हाँ, तो सोचिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। माइल्डेस्ट फॉर्म तो भी क्रीपिंग, गुड फॉर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए कौन अच्छा है तब भी क्रीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन्वेस्टमेंट को करता है इनकरेज, है ना। ये मतलब इस टाइप का अगर इन्फ्लेशन मार्केट में इकोनॉमी बना है तो इन्वेस्टर जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। इन COURAGES, encourages investment. Okay, that means again आपसे मैं पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन कि which among the following type of inflation is good for or it's encouraging the investment? Answer again वही क्रीपिंग, समझे। तो ये है, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि वन लाइन में इसका ओवरऑल क्या एसेंस निकल के आता है, द एसेंस इज मैनेजेबल। ओके, ये मैनेजेबल होता है इन्फ्लेशन, इसमें कोई ज्यादा नहीं होता है। एंड इट्स नॉट हार्मफुल, आपको कोई हानि क्षति नहीं पहुंचाता है अगर ये मैनेजेबल है। एंड इट्स नॉट हार्मफुल, राइट, नॉट हार्मफुल मतलब कोई आपको परेशानी नहीं हो रही है, तभी तो आपको मैं गुड फॉर इकोनॉमी बोल रहा हूँ, तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मतलब इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। एंड तभी तो हमारा इन्फ्लेशन मतलब इन्वेस्टमेंट और इनकरेज होगा। तो समझ गए क्रीपिंग का मतलब, इससे ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट बशर्ते आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि क्या होता है। सेकंड टाइप मैंने क्या बताया आपको कि व्हाट इज दैट, वॉकिंग और ट्रॉटिंग। ओके, सेकंड नाम सही लग रहा है कि ये वॉक करेगा, वॉकिंग स्लैश ट्रॉटिंग। इसका हिंदी मीनिंग बताओ तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा रियल टाइम से भी क्या करना होता है, रिलेट करना होता है, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, क्या हो गया, ये आपके वॉकिंग मतलब चलना, ट्रॉटिंग सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये आपके ऐसा है कि ये आपको वार्निंग देता है, मतलब बेसिकली दिस इज नथिंग बट वार्निंग सिग्नल। आपका इकोनॉमी का क्या करेगा, एक तरह से वार्निंग सिग्नल देगा। ये आपके अच्छा नहीं, सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, राइट। और इसका रेंज अगर आप देखोगे तो 3 to 10%, 3 to 10% अगर इन्फ्लेशन रेट इस मतलब रेंज पे आता है। और ये ऑब्वियसली क्या है, दिस इज नथिंग बट योर पर ईयर। ओके, दिस इज पर ईयर की बात हो रही है। ये अगर आपका पर ईयर मतलब हर साल अगर इतना से बढ़ रहा है तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं पर ईयर। ओके, एवरीथिंग इज इन पर ईयर, ऑलराइट। तो मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपका 3 से 10% से महंगाई हर साल बढ़ रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वार्निंग साइन है क्या, कि अगर हर साल, क्योंकि एक साल में 3% से 10% बढ़ा, फिर नेक्स्ट ईयर इसी रेंज में आया, तो हो सकता है कि आपके और भी फास्ट हो सकता है, फास्टर इन्फ्लेशन, महंगाई और भी बढ़ सकता है। तो अगर एक साल में आपको पता चल गया, आइडिया लग गया कि भाई हमारा 7% हो गया इन्फ्लेशन रेट, है ना, 8% हो गया, 9% हो गया, 10%, दैट वार्निंग आपको मिल रहा है, देन यू शुड बी व्हाट, वेरी सीरियस, यू शुड टेक वेरी सीरियस मेजरमेंट, और इस गवर्नमेंट शुड अलर्ट, है ना। वार्निंग देती है गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए, अलर्ट मोड पे आ जाना चाहिए, अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए कि भाई हमारा इकोनॉमी इज नॉट स्टेबल। ओके, तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो यहां से हमें जो क्या बोलते हैं, जो मेजरमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, वी नीड टू टेक, और यू कैन से चेक, नीड टू चेक, ओके, नीड टू चेक, गवर्नमेंट नीड टू चेक, राइट, चेक फॉर व्हाट, अगेन सम पॉलिसीज, है ना, चाहे आपके गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी की तरफ थ्रू ले या तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ले, लेकिन गवर्नमेंट शुड बी अलर्ट, राइट। और ये ऐसे ही बढ़ता जाए फास्टर, हर साल आपका इसी रेट से बढ़ता जाए, सेम पेस ऑफ स्पीड, राइट। हर साल 8%, 9%, 10%, अगर बढ़ता जाए तो यही 10% आगे जाके 20 हो जाएगा, 20 से हो गया 25 हो जाएगा,
और यही आके जाके नेक्स्ट अगर ये तो मैं आपसे चलो पहले बता देता हूँ हाँ, चलो बता देता हूँ तीसरा उसके बाद आपके बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एक थर्ड में आपको पूछता हूँ कि दिस इज नथिंग बट योर गैलोपिंग इन्फ्लेशन है ना गैलोपिंग इन्फ्लेशन और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं थर्ड इज गैलोपिंग ओके GALLOPING इन्फ्लेशन ओके नाउ गैलोपिंग इन्फ्लेशन तो अब ये होता कि मैंने अब देखा कि हर साल यहाँ पिछले वाले केस में 3 से 10% के बीच है इसका रेंज है 10 से 50% 10 से 50% ओके अगेन सेम पर ईयर ऑलराइट तो मैं अगर पूछूं कि अब डायरेक्टली इन्फ्लेशन तो डायरेक्टली कभी 50% अचानक तो आएगा नहीं या तो 30% आएगा नहीं या तो 40% आएगा नहीं राइट तो अगर मुझे 30% इन्फ्लेशन आया होगा तो ऑब्वियसली पिछला साल हमारा इस रेंज पे रहा होगा 10% राइट नेक्स्ट ईयर 15% ऐसा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हमने वॉकिंग को ही कंट्रोल नहीं किया है ना वॉकिंग इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल नहीं किया तो देन इट कैन लीड टू द नेक्स्ट वन गैलोपिंग वन यस और नो समझे नहीं समझे यस सर यस सर तो हर का लिंकेज है तो अगर पहला को कंट्रोल नहीं करोगे तो सेकंड पे जाओगे सेकंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तीसरा पे जाओगे तीसरा को कंट्रोल नहीं कर पे जाओगे तो फिर नेक्स्ट जो आएगा उस पे जाओगे तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा अगर मैं पूछता हूँ कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन कब आएगा जब हम कंट्रोल किसको नहीं करेंगे और ऑप्शन सारा दे दिया यहाँ पे सेम मैं अगर कोई पूछा कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन कब आएगा है ना इफ वी नॉट मेजर करेक्टली क्रीपिंग बोल दिया गैलोपिंग बोल दिया हाइपर इन्फ्लेशन बोल दिया तो ऑब्वियसली ये तो देखो कंट्रोल हमको ये मेजर ये करना पड़ेगा हालांकि ये तो आया यहीं से बट हमारा अगर देखो ये तो मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट सुइटेबल आंसर कौन होगा यही होगा इसी के बाद हमारा यही आ रहा है राइट तो योर आंसर शुड बी दिस तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमने अगर कौन सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जो हमको गैलोपिंग इन्फ्लेशन देगा और ये हमको इट्स कैन लीड टू गैलोपिंग इन्फ्लेशन तो आंसर शुड बी योर वॉकिंग स्लैश ट्रॉटिंग सिमिलरली मैं आपको पूछूं कि अब कौन सा इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल ना करें तो हमको वॉकिंग इन्फ्लेशन आ सकता है तो इसका पहले वाला हो जाएगा इसको कंट्रोल कर लेंगे तो हम ये सिचुएशन आएगा ही नहीं ये नहीं करेंगे तो सिचुएशन आ जाएगा सिमिलरली अगर इसको नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा ये नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा बेसिक कॉमन सेंस है राइट ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ऑल राइट तो गैलोपिंग का मतलब क्या हुआ कि इट्स वेरी हार्मफुल यहाँ पे मैंने क्या बताया था वॉकिंग इज सॉरी इससे पहले वाला इट्स नो हार्मफुल पहला वाला नॉट हार्मफुल दैट्स व्हाई दिस इज गुड साइन फॉर एवरीथिंग नहीं वॉकिंग में क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के लिए एक अलर्ट है ना थर्ड मैंने क्या बताऊं कि इट्स वेरी हार्मफुल बहुत बड़ा हार्मफुल है ओके तो क्यों बोल रहा हूँ मैंने बताया कि अगर इस रफ्तार से बढ़ोगे तो ये आपको सीधे अब ये क्या पे लेके चला जाएगा ये सीधे आपको लेके चला जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको वेरी हार्मफुल ओके ये बहुत ही दर्दनाक ये होगा दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन गैलोपिंग ओके यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जो इनकम है बिजनेस है एम्प्लॉय है ओके ये आपको आई मीन यू कैन से दैट इसी का बहुत सारा नाम है पहले इसका नाम जान लो है ना गैलोपिंग को हम बोल सकते हैं ये क्या कर रहा है ये नाम से कैसे लग रहा है यहाँ पे वॉक कर रहा था यहाँ पे क्रीप कर रहा था पहले रेंग रहा था है ना फिर चलना सीखा है ना तो अब गैलोपिंग पे आ गया था हम इसको बोल सकते हैं कि रनिंग यस नो इसलिए बताया कि हिंदी को समझो इसको है ना पहले रहेगा फिर चलना सीखा अब दौड़ रहा है हेंस इट्स नोन एज ए हाइपर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो इट्स रनिंग ओके एक वो नाम से जाना जाता है इसको उसका नाम क्या है चलो नाम भी याद नहीं आ रहा है बट याद रखिएगा रनिंग कभी याद आएगा बीच क्लास में बता दूंगा बट एक और नाम से जाना जाता है इसको राइट बट रनिंग इसको बोलते हैं नाउ इस टाइम पे आपका इकोनॉमी स्टेबल है या अनस्टेबल है बताओ मतलब स्थिर है
बताओ स्टेबल है आपका इकोनॉमी या अनस्टेबल है? हाँ मैं अनस्टेबल सब सर। हाँ बहुत बाकी बहुत सब अनस्टेबल है सब तो सर, समझ रहे इतना हैं। हाँ अनस्टेबल है सर, अनस्टेबल इतना सर। तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ स्टेबल हो जाएगा सर। हाँ अनस्टेबल है। ओके बट अनस्टेबल तो है, तो यहाँ पे पता जब अनस्टेबल होता है तो क्या इन्वेस्टर, चाहे आपके इन्वेस्टर दोनों दोनों हो सकते हैं, आपके इंडियन इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। इन्वेस्टर मतलब क्या, जो आपके मार्केट में इकोनॉमी में मनी को पंप करेगा, है ना, दैट इज नथिंग बट इन्वेस्टर, राइट। इन्वेस्टर का काम क्या होता है, मार्केट में मनी को पंप करना। पंप मतलब क्या, मार्केट में पैसा को लगाना, है ना, इन एनी इकोनॉमी। तो क्या आप क्या लग रहा है कि आपका जो इन्वेस्टर है ना, कोई भी इन्वेस्टर, चाहे इन दैट मैटर इट कुड बी इंडियन इन्वेस्टर और लेट्स से इट्स फॉरेन इन्वेस्टर, ओके, तो कोई भी इन्वेस्टर इस टाइम पे अपना मनी को पंप करना चाहे मार्केट में, इकोनॉमी में, ऑब्वियसली नॉट। क्यों करना चाहेगा, रिस्क क्यों लेना चाहेगा? बिकॉज योर इकोनॉमी इज अनस्टेबल सिचुएशन, कोई नहीं लेना चाहेगा, राइट। तो जितने भी आप देखोगे, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आगे देखेंगे सब क्या होता है, एफ है ना, ये सब देखेंगे टर्म होता है, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू योर इकोनॉमी एनी मोर ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन एंड हेंस मैंने बताया कि इट्स ए वेरी हार्मफुल अनस्टेबल। तो कोई अगर आपको इन्वेस्टर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू पंप द मनी, और यहाँ पे हमने पहला वाला में क्या देखा था कि इन्वेस्टर्स दे आर वेरी इनकरेजेज, वो काफी इंटरेस्ट ले रहे थे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट इन दिस केस आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा इन्फ्लेशन पे, है ना, इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली इसके बाद वाला में भी नहीं आएगा, है ना, अब इससे भी ज्यादा चला जाएगा तो फिर और नहीं आएगा, बट एटलीस्ट यहाँ तक कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन से ही शुरू हो जाता है कि इन्वेस्टर मार्केट में मनी लगाना नहीं चाहता है, राइट। ऑल राइट, तो मैं आपसे ये पूछूं कि क्या पूछूं, तो सबसे पहली बात 10 से 50% हो रहा है, तो आपके जो व्यवसायी है ना, मतलब बिजनेसमैन है, तो आपने एक एग्जांपल यहाँ पे कोई बता रहा था, कोई एक डेफिनेशन दिया था, आई मीन कि इनकम के साथ नहीं बढ़ना, कहाँ गया ये, कोई तो बता रहा था वो चीज, इनकम 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 इनकम, कोई कहाँ पे कोई बताया चाहिए, यहीं पे तो शायद बता। हाँ, इनकम के साथ गुड्स एंड प्राइस का नहीं बढ़ना, राइट। ये बोलता कि इनकम बढ़ रहा है, नहीं नहीं ये तो मैंने बताया था, एक सेकेंड, कोई तो था यार, आपने कहीं भी हमने एक चीज डिस्कस किया था, आपने बताया था ना कोई चीज, छोड़ो जो भी है। हाँ हाँ, चलो मैं यही पूछ रहा हूँ या तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो इस केस में क्या होगा कि आपका जो इनकम, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे एज ए आप सैलरीड पर्सन हो, है ना, एम्प्लॉय हो, आय तो बढ़ती है, आय तो बढ़ती है, बट जो आई मीन यू कैन से इन्फ्लेशन है उसके साथ नहीं बढ़ती, तो यही आपके ज्यादा फिट हो जाता है इसमें, ओके। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं तो फिर मैं फुल एग्जांपल और देता हूँ, है ना। ये वाला पॉइंट समझे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इनकम किसका, चाहे बिजनेसमैन हो या तो कोई एम्प्लॉय हो, ठीक है, कोई एम्प्लॉय हो या तो बिजनेसमैन, है ना, उसका जो राइजिंग कॉस्ट है, इन्फ्लेशन दर है ना, वो पकड़ नहीं पाता है, मतलब आपका सेम पेस से दोनों नहीं चल रहा है, आपका इसका स्पीड इन्फ्लेशन का काफी ज्यादा है, आपका इनकम का स्पीड, मतलब जो आप अर्न कर रहे हो उसका जो स्पीड है, दे आर नॉट मैचिंग, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दे आर नॉट इन सिंक। हमें अगर सिंपल लिखना हो, कैन नॉट कीप अप विथ राइजिंग गुड्स और सर्विसेज, राइजिंग गुड्स और सर्विसेज, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। ये वाला टर्म पकड़ में आया कि नहीं आया, विक्रम पकड़ में आया, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ,
कैन नॉट कीप अप, मतलब अब क्या हो रहा है कि आप उसके साथ नहीं जा पा रहे। किसके साथ? आपका इनकम, चाहे आपका बिजनेस का प्रॉफिट, इसके साथ जो महंगाई की दर है उस पेस के साथ दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो जनरली इसको हम किसमें मानते हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अभी पकड़ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज नोन एज गैलोपिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन। इसका दूसरा नाम है रनिंग इन्फ्लेशन। और फोर्थ वन, इसको हटाओ। फोर्थ क्या था लास्ट? याद है किसी को? भूल गया। व्हाट इज फोर्थ वन? हाइपर है हाइपर सर, हाइपर। hyperinflation. Okay, let's come back to this hyperinflation. नाम से लगता है क्या? आम भाषा भाषा में भी बोलते हो ना कि हाइपर हाइपर हो गया है। हाइपर मतलब बहुत तेजी से बढ़ना, एक्सट्रीम कंडीशन, तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति। ओके, मुद्रास्फीति, हाइपर। तो ये हाइपर, और हाइपर से ये तेजी से को और बेटर वर्ड हो सकता है कि अति 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 बोलते हैं ना, एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, और इसका रेंज क्या है? ये आपका हाइपर इन्फ्लेशन को जो बोला जाता है कि ये आपके 50% से भी ज्यादा का स्पीड से बढ़ना। ओके, एंड दैट टू नॉट इन ईयरली। अभी तक हमने जितना देख रहे थे, क्या देख रहे थे? ईयरली बेसिस पे देख रहे थे। बट व्हेन कम्स टू हाइपर इन्फ्लेशन, दिस इज noticeable point. This is monthly basis, MONTHLY. Okay, monthly basis, and is with respect to more than 50% every month. And this is nothing but extreme condition. इससे इकोनॉमी में इससे ज्यादा कुछ खतरा हो नहीं सकता है। जैसे मैं दो आपको जिम्बाब्वे वाला केस बताया था, है ना, और एक हंगरी वाला केस बताया था, अब वेनेजुएला वाला, इनफैक्ट, है ना, तीन आपके पास एग्जांपल है। तो ये कब आता है? ये आपका बेसिकली ये आता है जो क्या करते हो ना, देखो, आपसे ये कॉन्सेप्ट और समझ में आता है जब हम लोग बोलते हैं कि, एक समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, ऐसा पकड़ लोगे उसको, है ना, कि हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट लोन क्यों लेता है आईएमएफ से, है ना। गवर्नमेंट चाहे कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो, है ना, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, है ना, क्यों आरबी मतलब गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है लोन पे, है ना, ताकि जैसे हम आप बैंक से लोन लेते हो, गवर्नमेंट भी लेती है इस टाइप से, है ना। प्लस, है ना, गवर्नमेंट, हम जानते हैं कि हमारा मनी प्रिंट कौन करता है? हमको हमारा मनी प्रिंटिंग कौन करके देता है? मनी प्रिंट कौन करता है कि हमारा? आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई, करेक्ट। तो हमें पैसे की जब जरूरत है, सरकार को पैसे की जरूरत है ना, हमारे यहाँ पे इतने बेरोजगार हैं, राइट, बेरोजगार की समस्या है, पैसे की कमी है, हम सही से स्कूल्स नहीं बना पा रहे हैं, राइट, हॉस्पिटल्स की देखो क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स की, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। आप रेल का कंडीशन देखो, रेलवे पे जाओगे तो रेल पे सफर करने का मन नहीं करेगा, आपको इतना गंदगी भरा रहता है, टिकट नहीं मिलता है, कंफर्म नहीं पाता है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहता कि हम आरबीआई से मनी पूरा छपवा ले, जितनी जरूरत है, और 1 साल में 2 साल में, है ना, इंडिया को हम यूएस बना दे, चाइना बना दे। आरबीआई तो हमारा ही है, कोई दूसरा देश का थोड़ी है ना। आरबीआई और सेंट्रल बैंक, राइट, और एपेक्स बैंक। आरबीआई इज नथिंग बट आवर एपेक्स बैंक और सेंट्रल बैंक। अगर इंडिया का ही सब कुछ है, पैसा भी हम खुद छाप सकते हैं, तो गवर्नमेंट दूसरी जगह लोन लेने क्यों जाती? और इतने सारे हमारे पैसे की जरूरत है, सब युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, नौकरी का आता पता नहीं होता है ना। तो जो अब जो नेता लोग जो है वो हैं, वो करप्शन पे करप्शन किए जाते हैं, क्यों करते हैं? सबके पास, चलो भाई, गवर्नमेंट है, मोदी जी बोला आरबीआई का गवर्नर, तो भाई पैसा छापो, पूरा पब्लिक को बांटो। अगर पब्लिक को नहीं दोगे तो हमको दो, कम से कम हमको, मेरा जो काम है ये सब बेरोजगारी का, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, रेलवे, एयर, मतलब आपके एयरपोर्ट, सब ठीक कर देंगे। क्यों नहीं करते ऐसे? कोई बता सकते कारण?
ऐसा शांत मत होइए, कारण बता दीजिए, कॉमन सेंस पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, और गवर्नमेंट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये तो ये आइडिया गवर्नमेंट को पता नहीं है। ये गवर्नमेंट को पता है कि नहीं पता है? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन जो पूछा समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? सर, कहीं तो पढ़े थे या सुने थे कि आरबीआई उतना ही पैसा को मतलब छाप सकता है जितना कि उसके पास रिजर्व गोल्ड है। ज्यादा छाप देगा तो रिजर्व गोल्ड तो कौन है हमारे देश का? अगर मान लीजिए थोड़ी देर के मान के चलते कि वही, चलो ठीक है, आपने जो पढ़ा है सच है, थोड़ी देर में समझ लेते हैं, तो वो कौन कौन कानून बनाया है? हमारे देसी कानून बनाया है ना। बाहर का थोड़ी बोला है कि तुम आरबीआई का आप नहीं छाप सकते मनी। पर लॉजिक आंसर दीजिए, सब कोई मतलब थोड़ा सा सोचिए दिमाग को, क्यों क्यों नहीं मतलब गवर्नमेंट नहीं कर नहीं रही है, या करना नहीं चाहती है, या करना नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? या तो गवर्नमेंट को ये आइडिया पता ही नहीं है, कुछ तो होगा ना कारण। इतना सर प्रोडक्शन उस मतलब हिसाब से होनी भी चाहिए ना। प्रोडक्शन के हमको पेपर लाना है, पैसा छापना है, उसमें क्या प्रोडक्शन चाहिए? सर मनी तो रहेगा, लिमिटेशन लेकिन है ना उसके सर। बोलिए। देखो, वैल्यू उसका उतना नहीं हो पाएगा शायद। सिंपल देखो, करेंसी क्या करेगा? अपना वैल्यू को लूज कर देगा। करेंसी जो है मतलब मुद्रा, प्रिंट, ये तो क्या मनी मतलब मुद्रा है ना? मुद्रा है ना, तो ये करेंसी बोल सकते हो। ये क्या करेगा? अपना वैल्यू लूज कर देगा। क्यों? मार्केट में एक्सेसिव पैसा आ जाएगा, सबके पास आएगा कि नहीं आएगा? किसी का टेंशन ही नहीं है, मार्केट में बहुत जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाएगा। जरूरत से ज्यादा पैसा आएगा तो क्या करोगे? आपके पास है ना, मान के चले गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, है ना, गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा आ गया तो गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर में। आगे देखेंगे हम, फिर पढ़ेंगे इधर टॉपिक, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा, तो गवर्नमेंट तो लोन थोड़ी लेगी, है ना? तो एक तरह से उसका जो डेब्ट है, कर्जा है, गवर्नमेंट कोई खर्च करे तो गवर्नमेंट भी ज्यादा खर्चा करना लगेगी। अपना गवर्नमेंट की जगह पे अपना रख के सोचो, अगर हमारे पास आज थोड़ी देर के लिए आपके पास मान के चलो 30 लाख पैसा आ जाएगा, ठीक है, 30 लैक्स, पर आपके पास कोई कर्जा उर्जा घर का कुछ नहीं है, राइट, कोई डेब्ट नहीं है, तो क्या करोगे? आपका सबसे जो प्रायोरिटी चीज है ना, मान के चलिए आपके पास, आप सबसे पहले आप क्या करोगे? आपका जो इंटरेस्ट है, चलो आईफोन ले लेते हैं लेटेस्ट, फिर एक लैपटॉप लेते हैं फॉर्च्यूनर। लेटेस्ट, फॉर्च्यूनर ले लो, जो भी मतलब जिसका जिसका प्रायोरिटी है ना? तो आप ये सब करोगे, है ना? तो एक तरह से आप अभी कहाँ पे रुके हुए हो? सिर्फ आपके पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। जहां से पैसा आया तो आप क्या करोगे? जो चीज अभी जरूरत नहीं भी है, या तो जरूरत है बट ड्यू टू मनी कंस्टेंट यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, डिजायर रिक्वायरमेंट, बट यहाँ पे क्या होगा? अरे अब 30 की जगह पे मान के चलो 1 CR आ गया, 1 करोड़ आ गया, एक की जगह क्या हो, 3 3 फॉर्चुनर ले लोगे, 2 फॉर्चुनर ले लोगे, राइट, जबकि जरूरत नहीं है। अभी जिस इंसान के पास अभी, है ना, मोटरसाइकिल से काम चला रहा है, वो इंसान क्या करेगा? फॉर्चुनर ले घूमेगा। वो आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, जितने लोग यहाँ पे सब करेंगे, ठीक है? तो आपका घर के लिए, काम के लिए, या तो इंडस्ट्री में जो काम करने के लिए, फिर आपको लेबर खोजना पड़ेगा, लेबर दिखेगा नहीं कोई, ठीक है, लेबर ही नहीं दिखेगा। तो एक एक्सेसिव जो होगा, फिर क्या करोगे? इससे क्या हो गया? फॉर्चुनर ही फॉर्चुनर, मतलब मार्केट में डिमांड जो किसी भी चीज का बहुत बढ़ जाएगा। तो वो क्या सिचुएशन में आएगा कि बेसिकली, क्योंकि वो आपका मनी का वैल्यू कुछ रहेगा ही नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ करेंसी का कोई वैल्यू नहीं, सबके पास पैसा है तो करेंसी का क्या ही वैल्यू रहेगा बताओ, है ना? तो ये आपका एक तरह से मनी का जो वैल्यू है वो वर्थलेस, है ना, कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों? अभी मनी का वैल्यू क्यों दे रहे हैं कि आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो आप मेहनत करते हो, हम मेहनत करते हैं किस लिए? सिर्फ तो सिर्फ इस मनी के पीछे ही तो हम लोग भागते हैं, मेहनत करते हैं कि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर पाएंगे, मनी हो जाएगा। और जब हमारे पास बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए हुए करेंसी आ जाएगा, मनी आ जाएगा, तो हम इसका मनी का वैल्यू देंगे? देंगे या नहीं देंगे? नो सर। नहीं देंगे।
हैंस इट्स वर्थलेस, एंड मनी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, उस पे क्या होगा, तो फिर जो देश में, किसी भी देश में, अब जो मैं बता रहा था वेनेजुएला ये सब का, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पैसा छापने की गलती भी किया था, यही कारण है ये सब का इशू आया था। तो जो कंट्री थी, मैंने बताया कि ये जो लेटेस्ट है आपका 2019 में, वेनेजुएला, जो हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार बना, ठीक है। तो आप चाह के भी नहीं कर सकते, ठीक है। और एक बार अगर हो गया तो फिर आप इकोनॉमी को कंट्रोल में ला ही नहीं सकते, है ना, इकोनॉमी को कंट्रोल में ला ही नहीं सकते हो। तो हेंस गवर्नमेंट चाह के भी, कोई भी गवर्नमेंट जो समझदार है वो नहीं करेगी। ऐसा मत सोचिए कि गवर्नमेंट को पता नहीं है ये आइडिया, है ना। गवर्नमेंट समझदार है इसलिए नहीं प्रिंट करती है, जितनी जरूरत होती है उतनी प्रिंट करती है। एंड लोन लेना, लोन लेके वापस रिपेमेंट करना, दैट इज अ गुड थिंग एंड गुड साइन, ताकि ये सिचुएशन कभी भी इकोनॉमी में आए नहीं, है ना। तो ये आपका वेनेजुएला में हुआ था 2019 में, फिर आपका जिम्बाब्वे में हुआ था 2004-05 में। ओके, ये आपका जिम्बाब्वे का 2004-05, मतलब 4-5 साल चला था, 4-5 नहीं बोलूंगा, 2009-10 तक चला। ओके, तो ये, एंड दिस वाज द सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन ना। तो ये गलती कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी, है ना, वो नहीं करना चाहता। क्या भी क्या होता है कि सबके पास आपकी जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव मनी सप्लाई हो जाता है, एक्सेसिव मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जहां से आया, तो आगे पढ़ेंगे हम, है ना, जब भी हमारा जो CRR, SLR, ये सब क्या है ना, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, और अब क्या क्या देखा था, है ना, इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, राइट। तो ये क्या करता है, यही चीज करता है, कब मार्केट में, है ना, जो इकोनॉमी में मार्केट को कब मनी का जो सर्कुलेशन है, पंप को बढ़ाना है, कब घटाना है। बढ़ाना कब होता है, जब लगता है कि सिचुएशन थोड़ा खराब है, मंदी की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट में डिमांड की कमी हो रहा है, तो लोगों के पास अगर पैसा पंप कर देंगे तो लोग खरीद सकेगा। अगर मनी से, मार्केट से मनी को पंप कर लिया, मतलब ये वापस, है ना, बैंक अपने पास ले लिया, है ना, तो क्या हो गया, जब कब करेगा, तब ये एक्सेसिव जो मनी है इसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या कर लेगा, वापस अपने पास बैंक को, है ना, अपने पास ले आएगा पैसा, ताकि मार्केट में ज्यादा पैसा बना ना रहे। ज्यादा देर तक ज्यादा पैसा बना रहा तो ये दैट लीड टू व्हाट, क्या लीड कर जाएगा, ज्यादा अगर मनी सप्लाई रहा तो क्या हो जाएगा, इट लीड टू पर इन्फ्लेशन। मार्केट, हाँ, इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। हाँ, अब इन्फ्लेशन बोलो इज टाइप, हाइपर इन्फ्लेशन नथिंग बट वन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। बट मार्केट में मनी सप्लाई, है ना, ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, है ना, चाहिए एक्सेसिव कुछ हो, तो उसी वही कंट्रोल करने के लिए, है ना, हम मौद्रिक नीति पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आगे देखेंगे, आज हम नहीं उसको कर पाएंगे एटलीस्ट। तो हमने अभी तक जो सीखा, तो अगर हम समराइज करने की कोशिश करें, है ना, सिंपल वर्ड्स में, तो सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन का प्लेन इंग्लिश, प्लेन जितना एकदम, क्या होता है कि देखो, चीजों को जब अपने वर्डिंग में लिखना सीखते हो ना, तो तभी आप मान के चलो कि मेंस के लिए रेडी हो। जब तक आप चीजों को अपने लैंग्वेज पे, अपने वर्डिंग में नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर दैट मीन्स कि आप मैथ्स में स्ट्रगल करोगे। तो इन्फ्लेशन को मैंने, अगर मैं बोलूँ कि इन्फ्लेशन को समरी देने की कोशिश करूँ, अभी तक जितना हमने पढ़ा समरी, ओके, इन्फ्लेशन महंगाई, तो हमने क्या तो अगर हम थोड़ा सा बताओ कि ऐसे, मतलब एक लाइन में बताना हो तो क्या बताओगे अभी तक इन्फ्लेशन, एक लाइन में बताना हो तो क्या हो? सर चेंज। बताए बताए। इन्फ्लेशन देखो, आप पूरा 1-2 घंटा पढ़ लिया चेंज इन्फ्लेशन का, अभी हम चेंज इन डेफिनेशन, प्राइस, चेंज इन हाँ, प्राइस विथ टाइम। सिंपल बोलो ना, चेंज इन प्राइस में एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस राइजिंग
और सिंपल अगर वो भी नहीं बोलना हो तो आप सिंपल ये बोल दो एवरेज। अगर आप तो थोड़ा टेक्निकल हो गया, मैं सिंपल में बोल रहा हूँ तो आपको पता है कि एवरेज होता है, बट मैं अगर सिंपल पूछूं कि प्राइसेस राइजिंग, मतलब प्राइस का राइजिंग होना कब, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ओवर टाइम, वो भी लिखना जरूरी है। टाइम फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। बस काम खत्म। तो इन्फ्लेशन अगर आपको प्लेन लिखना हो सिंपल, तो प्राइस राइजिंग ओवर टाइम इज नथिंग बट योर इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया? और अभी भी डाउट है? ओके। तो ये क्या इन्फ्लेशन, इसको हटा दो, मैं क्यों लिख रहा हूँ? इन्फ्लेशन बताओ, इट्स गुड और बैड? खराब या अच्छा है? अच्छा है सर। क्रीपिंग मतलब पूरा अच्छा नहीं है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन अच्छा है। एक कोई मुझे कंडीशन सबसे, में होता है हाँ सर, अगर, कंडीशनली दोनों है, गुड बैड। हाँ राइट। तो अगर आपका मतलब सेम, अगर आप बताओ कि थोड़ा सा अगर माइल्ड में है, राइट, माइल्डेस्ट फॉर्म में देखा, राइट, अगर माइल्ड लेवल पे इट्स गुड, राइट, माइल्ड लेवल पे है, इट्स माइल्ड इन्फ्लेशन, देन इट्स गुड, आई मीन गुड, इट कैन बी रेंज टू 2 to 3%, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड। लेकिन क्या होता है कि ये तभी ये गुड है ना, और ये शॉर्ट शॉर्ट रन के लिए कि लॉन्ग के लिए? ये शॉर्ट के शॉर्ट। लिए। शॉर्ट। शॉर्ट बेड टर्म कब हो के लिए। जाएगा? हाँ, बेड कब हो जाएगा? व्हेन इट्स दिस माइल्ड ही, जब क्या हो जाएगा, ये अगर आपका जो रेट है इन्फ्लेशन इट्स बिकम हाई, ओके, है ना, ये रेंज ऑब्वियसली यहाँ जहां से ये गया, तो आपके खासकर जो इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क जो +-2% का रेंज से बाहर चला गया, तो आप यू कैन से इट्स बैड, राइट, एंड दिस इज फॉर लॉन्ग रन। और यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? बेट तब हो जाएगा जब आपके प्राइस का जो स्टेबिलिटी है वो अंडर कंट्रोल हो जाएगा, राइट, कंट्रोल और अंडर कंट्रोल, प्राइस अनकंट्रोल। अंडर कंट्रोल, राइट, इट्स अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में आपके नहीं रहेगा, हेंस इट्स बैड। ओके। और ये तो हमारा हाई हो गया, माइल्ड हो गया, राइट, और एक्सट्रीम हाई के, ये तो एक तरह से हाई हो गया, और एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो जाएगा? अति वाला एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगा? जो आपके हाई इन्फ्लेशन रेट कौन सा था? 50% से ज्यादा ग्रोथ रेट, ग्रेटर देन 50%, एंड दैट टू मंथली बेसिस, यस और नो? मंथली बेसिस इज नथिंग बट योर हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। और सारा कंट्री का आपको याद रख पाओगे ईयर तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, है ना, ये सब आप याद रखोगे, ओके। और इवन ईरान भी था, ईरान लेटेस्ट वही था 2020 के आसपास था ईरान का, ओके। तो उन्होंने बेसिकली एक नया करेंसी सिस्टम ही लेके आ गया था, न्यू करेंसी सिस्टम, ओके, वो भी था। तो ध्यान में रखिए, ईरान भी है, लेटेस्ट वन इज ईरान। उससे लेटेस्ट वन कौन सा था? 2019 में आपको बताया, वेनेजुएला, 2019 में वेनेजुएला, ओके, इसे 2019। ऑलराइट, तो आज का क्लास में किसी को कोई डाउट? अभी हमारे पास 7 मिनट रहता है, तो बताओ, एक किसी कोई डाउट हुआ क्या? और इट्स क्लियर? क्लियर सर। अब इन्फ्लेशन से एमसीक्यू कैसे कैसे आ सकते हैं? मैं आपको बता दिया सारा पॉसिबिलिटीज की। इन्फ्लेशन अगर आएगा क्वेश्चन, आई मीन इन्फ्लेशन से आता ही आता है कि एमसीक्यू अगर बनेगा इस टॉपिक से तो ऐसे ही इन्फ्लेशन आएगा, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे। तो ध्यान रखिएगा कि किस टाइप के आते हैं, मैं सारे आपको बता दिया, राइट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, ये हमारा कवर हो जाएगा।
कोशिश करते हैं कवर करने का। सेकंड में बताया था, है ना, सेकंड टाइप ऑफ इज, ये हमने जितना भी देखा बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन व्हाट, रेट पे, सबको रेट रेट के। देखा, हाँ रेट के बेसिस पे देखो। सेकंड आप देखोगे अब कारण क्या होगा, कॉस्ट, है ना, अब किस कारण से इन्फ्लेशन महंगाई हुआ है, वो हमारा दूसरा तरीका है। क्या है दूसरा तरीका है, इसमें से डिमांड पुल को हम क्या बोलते हैं, नाम से क्या लगा, डिमांड पुल, मतलब एक आप ये बोल सकते हो कि मांग प्रेरित, डिमांड का मतलब हो गया कि मांग मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, डिमांड मांग प्रेरित। और कॉस्ट पुश को क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश को क्या बोलते हैं, लागत प्रेरित, कॉस्ट मतलब लागत, ये हो गया आपके डिमांड की लागत प्रेरित। ऑलराइट, तो 5 मिनट बचे यार, क्या ही इसमें हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना, कल करेंगे इसको। फिर स्ट्रक्चरल भी था, राइट, एक स्ट्रक्चरल था, तो इतना ध्यान रखो कि क्या होता है, कल यहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपना। ऑलराइट, तो क्योंकि अब एक एक करके जाना 5 मिनट में, अभी तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा 5 मिनट में इतना, पता है कि हम लोग कितना डेप्थ में जाते हैं, यस और नो, नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इकोनॉमिक समझ में आ रहा है, आ रहा है इंटरेस्टिंग सर, हो रहा है, इंटरेस्टिंग और नॉट Interesting. इकोनॉमिक, इंटरेस्टिंग सर। नो इंटरेस्टिंग, सर स्टिल बोरिंग सर सब्जेक्ट, क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ओके राहुल, एक नंबर ठीक है सर। तो पॉलिटिक्स से ज्यादा मजा आ रहा है पढ़ने में कि इकोनॉमिक पढ़ने में ज्यादा सही लग रहा है, दोनों कि दोनों एक नंबर लग रहा था, दोनों ठीक है सर। दोनों एक नंबर लग रहा है सूरज क्या लग रहा है, कौन सा ज्यादा सही लग रहा है हमारा क्लास? दोनों ही अच्छा है सर। हमें अच्छा है, ओके, बढ़िया, एटलीस्ट दोनों अच्छा लग रहा है, तो अच्छे ऐसे ही अच्छा अच्छा पढ़ते रहिए, अच्छा रिजल्ट भी कीजिए, है ना। और जब तक मैं जितना पढ़ाऊंगा सब अच्छा ही जाएगा, कोई टॉपिक आपको मतलब टफ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बशर्ते क्लास मिस नहीं करना है। क्लास एक क्लास आप देखो कि 2 घंटा में कितना कुछ हम कवर करते हैं, राइट। अगर एक दिन में अगर आप क्लास या तो लाइव नहीं ज्वाइन करते हो या तो रिकॉर्डिंग, मैं तो आपसे सबसे बोलता हूँ कि लाइव ज्वाइन कर कीजिए, रिकॉर्डिंग में वही होता है ना, क्या आप उतना अटेंशन देके देखोगे नहीं, मुझे पता है, सबको ये नेचुरल चीज है, देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, बट लाइव जब देखते हो तो पता है कि बीच बीच में क्वेश्चन भी है, पूछता हूँ मैं सबसे, है ना, तो आपको भी अलर्ट रहना पड़ता है, तो लाइव में फायदा होता है। वीडियो देखना रिकॉर्डिंग मतलब फिर उसमें आप उतना एफर्ट नहीं डालोगे, यस और नो, आप लोग खुद रियलाइज कर पा रहे होगे इस चीज को, कि जब लाइव क्लास में जोड़ते हो तो क्या बेनिफिट होता है, सेम चीज को रिकॉर्डिंग में देखते हो तो क्या 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 मतलब बेनिफिट हो रहा है, मतलब क्या आप मतलब लग रहा है कितना आउटपुट मिलता है उसमें, तो इसीलिए लाइव ज्वाइन क्या कीजिए, है ना। रिकॉर्डिंग तो आपका अल्टरनेटिव है कि कोई क्लास इमरजेंसी या ऐसा के मतलब जो होता है मिस हो जाए उसके लिए है, बट कोशिश कीजिए रेगुलर ज्वाइन करने का, ओके। ठीक है, 2 मिनट हम पहले आज क्लास को खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो, ऑलराइट, थैंक यू ठीक सो है सर, मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर।